देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। किसमें? ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट दिन हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने एक्चुअली हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं पता है, कॉस्ट बुक कीपिंग कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट बुक कीपिंग में हम लोग को दो तीन टॉपिक पढ़ना है। एक होता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, एक नॉन इंटीग्रेटेड होता है और उसके बाद रिकंसिलिएशन होता है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग यहाँ पर लास्ट जो दो क्वेश्चन किए ना, उसमें हम लोगों ने नॉन इंटीग्रेटेड वाला किया। नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब कि फाइनेंस वाला अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं और कॉस्ट वाला अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, तो वो कैसे उसका अकाउंटिंग होता है। ठीक है, उसमें अलग अलग नाम यूज होता है, वो सब हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद इलास्ट्रेशन 2 कंप्लीट किया था, जिसमें सिर्फ जो है उसका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करना था। तो ट्रायल बैलेंस मैंने बोला था तुम लोग को करने के लिए, हम एक बार कर देते हैं। देखो ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसका ट्रायल बैलेंस बनाना था। हम एक बार बना लेते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने बनाया नहीं बनाया मुझे तो नहीं पता। चलो एक बार बना लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। अगर नहीं बनाया है तो बना लो। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एज एट, उसके बाद हम लोग नया वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया इन द सेंस जो है इंटीग्रेटेड वाला स्टार्ट करेंगे। नॉन इंटीग्रेटेड बस जो पढ़ा उतना ही काफी है। ठीक है, ये देखो इलास्ट्रेशन 2 का 1 जुलाई का। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कब का बनेगा? 30 सितंबर। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन 30 सितंबर का था, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 सितंबर का प्रिपेयर करना। 30 सितंबर। तो ट्रायल बैलेंस में एक पर्टिकुलर्स होता है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। और ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? जैसे नॉर्मली अकाउंट्स में बनता है वैसे ही बनेगा। तो सबसे पहले वो सब अकाउंट्स को वो हम लोग को पहले देखना है कि क्या क्या अकाउंट हम लोग का रेडी हुआ था। ठीक है, और कौन से अकाउंट में बैलेंस आया था। जो टैली हो गया वो तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, तो हम लोग का आएगा मेटेरियल कंट्रोल आएगा। ठीक है, मेटेरियल कंट्रोल आएगा। कहाँ चला गया मेटेरियल कंट्रोल? ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 2 मेरा कहाँ पर है? ये दूसरा वाला पीडीएफ ओपन हो गया क्या मेरा? ये वाला क्वेश्चन तो किया तो था हम लोगों ने। एक मिनट रुको, मेरा कहाँ चला गया बाकी डेटा? लास्ट वाला क्वेश्चन, ये तो लास्ट दिन वाला ट्रायल बैलेंस था। मतलब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसका 3,28,950। अच्छा ये बन गया था। अच्छा सेकंड वाले का भी तो बोला था, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑन 30 सितंबर। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ ये तो सेकंड वाला ही है। अच्छा ठीक है, सेकंड वाला ही है। ठीक है, मैंने दूसरा वाला देख लिया है। ठीक है, चलो इसी का ही बना लेते हैं। ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड वाला। अच्छा मुझे लगता है मैंने सेकेंड वाला क्वेश्चन तुम लोग को पहले करवाया था, उसके बाद फर्स्ट वाला करवाया था। हाँ अब मुझे याद आ रहा है, फर्स्ट वाला का तो ट्रायल बैलेंस हो गया था। चलो तुम लोग भी नहीं बोल रहा हो। देखो मेरा, हम लोगों ने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, पहले सेकंड किया था उसके बाद जो है फर्स्ट किया था, तो ट्रायल बैलेंस तो बन गया था। वो लास्ट दिन वाला बात है, मैंने ट्रायल बैलेंस करने के लिए बोला था, वही मेरे दिमाग में रह गया। तो छोड़ो, ट्रायल बैलेंस तो हम लोग का किया हुआ है। चलो अब आज हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। इलास्ट्रेशन 3 जो कि हम लोग का इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। देखो मतलब जिन्होंने क्लास किया था, देखो ट्रायल बैलेंस मैम तो बना हुआ है ना। हाँ बोलो। मैम 1 और 2 हो गया क्वेश्चन? हाँ 1 और 2 हो गया था। ठीक है, आज वो हम ये लोग 3। सीए का मैट है ना, हाँ हाँ तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाँ कर लो। अच्छा देखो यहाँ पर बोला है कि पहले हम लोग इसका एंट्री करना एक बार सीख लेते हैं। अगर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है तो हम लोग किस तरीके से जो है इसको इसका एंट्री कर सकते थे। ठीक है, तो देखो नॉन इंटीग्रेटेड जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें मैंने तुम लोग को क्या बोला था, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्ट वाले जो है वो कौन सा अकाउंट जो है यूज करते हैं,
सिर्फ नॉमिनल अकाउंट का यूज करते हैं, रियल और पर्सनल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, रियल और पर्सनल का यूज नहीं करते हैं। मतलब ये देखो, अगर फाइनेंस वाले का बात करें, मतलब जो तुम लोग बचपन से अकाउंट सीखते हो, वहां पर रियल अकाउंट का भी एंट्री करते हो, नॉमिनल अकाउंट का भी एंट्री कर लेते हो, और पर्सनल अकाउंट का भी एंट्री कर सकते हैं हम लोग। लेकिन कॉस्ट बुक में हम लोगों ने क्या सीखा, रियल और पर्सनल को नहीं कर सकते, ओनली नॉमिनल अकाउंट का एंट्री कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें ट्रांजैक्शन ऐसा दिखाना है जो इंटीग्रेटेड हो। इंटीग्रेटेड का मतलब ये दोनों मिलके क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो अगर दोनों को मिक्स्ड अप करके हमें एंट्री लिखना है, तो हमारे पास रियल अकाउंट भी आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट भी आ जाएगा, और पर्सनल अकाउंट भी आ जाएगा। ये तीनों तरीके के अकाउंट का यूजिंग हम लोग जो है, अकाउंट का यूज जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, जैसे एक एग्जांपल देने से समझ में आएगा। हम एक एग्जांपल देके रुको दिखाते हैं पहले। हाँ, एक एग्जांपल लेके दिखाएं। यहाँ पर देखो, जैसे तुम लोग बोलना, जैसे ट्रांजैक्शन मैंने लिखा यहाँ पर, ट्रांजैक्शन लिखा जैसे कि क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है, क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल। तो फाइनेंस बुक में इसका एंट्री क्या होता है, फाइनेंस बुक्स मतलब जो नॉर्मल तुम लोग अकाउंट्स में एंट्री करते हो, तो मटेरियल का क्रेडिट परचेज का एंट्री क्या होगा बोलो, बोलो। क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल का एंट्री बोलो, कोई भी क्रेडिट परचेज का एंट्री क्या होता है वही तो बोलना है, बोलो। फाइनेंस बुक में बताना है, मतलब तुम लोग अकाउंट्स में जो एंट्री करते हो, बोलो। जर्नल एंट्री में क्रेडिट परचेज का एंट्री कभी नहीं किए हो, ये तो हम मान नहीं सकते। बोलो क्रेडिट परचेज का एंट्री। परचेज टू क्रेडिटर। हाँ, परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है। अच्छा, इसमें परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अच्छा, अगर हम लोग कॉस्ट बुक का देखें, तो कॉस्ट बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल को हम लोग क्या लिखते थे, क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल को हम लोग ऐसे लिखते थे। देखो, हम लोग परचेज के जगह, मतलब परचेज ऑफ मटेरियल में परचेज के जगह हम लोग क्या नाम यूज करते थे, स्टोर लेजर कंट्रोल या फिर मेटेरियल लेजर कंट्रोल। हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल, ठीक है, ये अपना नाम यूज करते हैं। नॉमिनल अकाउंट कॉस्ट बुक वाले दिखाते हैं, लेकिन वो अपना नाम यूज करते हैं। मेटेरियल के लिए ये नाम यूज करते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल, ठीक है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, और क्रेडिटर की जगह क्या यूज करेंगे, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट यूज नहीं करते, पर्सनल और रियल अकाउंट यूज नहीं करते हैं, तो उसके जगह एक अकाउंट का नाम मैंने बताया था GLA या फिर CLA, मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इस अकाउंट का यूज करते हैं। तो हम लोग इसको लिखते हैं 2GLA, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 2CLA, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने सीखा था, और इसी के बेसिस पे तो हम लोगों ने लास्ट दिन 2 क्वेश्चन किया था ना, जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा, इसमें तो इसी बेसिस पे पढ़ा। गुड इवनिंग प्रिया। इवनिंग मैम। तो हम लोगों ने लास्ट भी जो भी इस टॉपिक में, देखो आज हम लोग इसका थर्ड वाला क्लास कर रहे हैं, तो इतने दिन जो भी पढ़ा यही तो पढ़ा। तो स्टोर लेजर कंट्रोल भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, और ये भी मेरा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। मतलब ये क्या है, बेसिकली बोल सकते हो ये नॉमिनल नहीं है, ये रियल पर्सनल को रिप्रेजेंट करने के लिए डमी अकाउंट है, ठीक है, ये नॉमिनल नहीं है। ये रियल और पर्सनल जो हम लोग कॉस्ट बुक में यूज नहीं कर सकते, उसके लिए डमी अकाउंट है, ठीक है। अब अगर इंटीग्रेटेड करना है, दोनों को मिलाना है, ठीक है, दोनों मिलके काम करेंगे बोल रहे थे, अगर इंटीग्रेटेड करना है, मिक्स्ड अप करना है, तो ऐसा क्या करें कि ये इंटीग्रेटेड हो जाए। अब देखो,
इंटीग्रेटेड में देखो यहाँ मुझे क्या क्या अलाउड है यूज करना, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, तीनों यूज करने के लिए परमिशन है। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है नॉमिनल अकाउंट यूज करने का परमिशन है, और इंटीग्रेटेड में मुझे रियल, नॉमिनल, रियल और पर्सनल तीनों यूज करने का परमिशन है। ठीक है, तो मुझे तीनों ही यूज करना चाहिए, हम क्यों सिर्फ नॉमिनल का यूज करेंगे। तो मुझे क्या करना है, दोनों में से कुछ ना कुछ लेना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो क्या क्या ले ताकि मेरा दोनों अकाउंट बने। देखो जैसे ये तो कोई अकाउंट होता ही नहीं है, ये बेसिकली एक डमी अकाउंट है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनल और रियल अकाउंट को। ठीक है, तो इस अकाउंट का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं इंटीग्रेटेड के केस में, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी टाइप्स ऑफ अकाउंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये एक डमी अकाउंट है जिसको हम लोग एंट्री को पूरा करने के लिए लिखते हैं कि भाई कॉस्ट में मेरा डेबिट तो हो गया, क्रेडिट किसको करे, तो हम लोग उसमें जीएलए या सीएलए को लिख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज बोलो, तो फिर मुझे यहाँ पर कंबाइन करके क्या लिखना चाहिए। अब देखो मेरा ये वाला तो हम लिख नहीं सकते हैं क्रेडिट, तो फिर क्रेडिट में लिखने के लिए मेरे पास क्या बचता है, फाइनेंस वालों से क्रेडिटर का पॉइंट टू क्रेडिटर। ठीक है, फाइनेंस वालों से क्रेडिटर ये ले लिया। अच्छा अब देखो, अब दोनों मिलके काम करेंगे तो कॉस्ट वाला बोलेगा अपना तो एक ले लिया है आपने, मेरा भी तो कुछ लीजिए। ठीक है, ये याद रखने के लिए बोल रहे हैं, मेरे पास से भी तो कुछ लेना पड़ेगा। अब अगर हम लोग इसको परचेज लिख लेते हैं तो फिर पूरा बात तो फाइनेंस वालों का हो गया, लेकिन हमें तो दोनों का बात रखना है ना, क्योंकि हमें दोनों को मिक्सड अप करके चलना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से क्रेडिटर लेंगे तो फिर डेबिट में कौन सा लेंगे, परचेज या स्टोर लेजर कंट्रोल, बोलो परचेज या स्टोर लेजर कंट्रोल क्या लेना चाहिए, अभी तो बताए। स्टोर लेजर कंट्रोल। तो स्टोर लेजर कंट्रोल ये लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब है कि मुझे क्या करना है, दोनों को लेके चलना है। इंटीग्रेट मतलब मिलके काम करना है ना, तो मिलके काम करने से क्या होता है, सभी का बात सुनना पड़ता है। हम लोग ऐसे तो दो जन मिलके, जैसे पार्टनरशिप होता है तो उसमें दोनों का बात ही तो सुनना पड़ेगा, कोई अपना ही बात चलाएगा ऐसा थोड़ी होता है। तो वैसे ही इंटीग्रेटेड होगा। अब देखो ये यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एक डमी अकाउंट की तरह है जो हमारा कॉस्ट बुक में एंट्री को पूरा करने में काम आता था। ठीक है, इसके अलावा बाकी यूज कर सकते, तो कॉस्ट वालों का तो एक ही बचा, तो फिर इनका ये ले लो। ठीक है, और इनका अब डेबिट क्योंकि आइटम हम लोग ले चुके हैं तो इनका क्रेडिट ले लो। बेसिकली देखोगे हर एक एंट्री में इंटीग्रेटेड के केस में कॉस्ट वालों का नॉमिनल अकाउंट हमें लेना पड़ेगा, और जो हम लोग के फाइनेंस वाले हैं उनका जो है नॉमिनल के अलावा बाकी जो अकाउंट होगा वो हमें लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों का इंटीग्रेटेड के केस में एंट्री होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड के केस में एंट्री होने का सिस्टम जो है वो ऐसा होगा। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखो करेंगे। ठीक है, ये जो इलास्ट्रेशन 3 है इसमें हमें करने क्या बोला है, देखो ये जो डेटा दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक तुम लोग को इसमें जर्नल एंट्री करके दिखाना है। क्या बोला है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एज्यूमिंग दैट कॉस्ट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर इंटीग्रेटेड, मतलब कॉस्ट वाले और फाइनेंस वाले मिलके ये ट्रांजैक्शंस के एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग इलास्ट्रेशन 3 स्टार्ट करते हैं, तुम लोग बोलना एंट्री क्या क्या होगा। इलास्ट्रेशन 3 पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज। अच्छा बोलो फर्स्ट एंट्री बोला है रॉ मेटेरियल परचेस, बोलो क्या एंट्री होगा, रॉ मेटेरियल परचेस का एंट्री क्या होगा, इंटीग्रेटेड फॉर्म में बताना है। मतलब देखो एग्जाम में क्या करोगे, तुम लोग को दिमाग में दो ही चीज साथ साथ रखना है कि अगर फाइनेंस वाला होता तो क्या एंट्री करता, फाइनेंस वाला बोलेगा परचेज टू, अब बोला नहीं है कि कैश है कि क्रेडिट, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिटर और अगर कैश है तो कैश या बैंक हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट बुक वाला क्या बोलेगा, वो लोग परचेज वर्चेज नाम यूज नहीं करते, वो अपना नाम यूज करते हैं जिसको ये लोग बोलते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल या फिर मेटेरियल लेजर कंट्रोल। तो स्टोर लेजर कंट्रोल या मेटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, ये लोग क्योंकि कोई भी नॉमिनल अकाउंट या रियल अकाउंट सॉरी कोई रियल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट, जैसे ये पर्सनल है अगर क्रेडिट में परचेज हुआ, ये रियल अकाउंट है अगर हम लोगों का
जो है कैश में परचेस हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों अकाउंट तो यूज नहीं करते हैं, इसके बदले यूज करते हैं जीएलए जनरल लेजर एडजस्टमेंट या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल यानी कि सीएलसी अकाउंट। एक ही बात होता है, या तो जीएलए लिख लो या तो सीएलसी लिख लो। अब दोनों को कंबाइन करके तुम लोग को लिखना है, तो क्या लिखोगे बोलो? मैंने दोनों बता दिया, अभी अभी इसी पे तो डिस्कशन किया। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? क्रेडिटर या फिर बैंक। क्यों? देखो, क्योंकि हम लोग यहाँ से जीएलए व सीएलसी ले नहीं सकते, तो ये ले लेंगे। अब डेबिट ले लिया तो क्रेडिट यहां से पिक करना पड़ेगा, यानी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या बैंक, ये लिखना पड़ेगा। देखो समझ में आया कैसे होगा? बोलो समझ में आया कि नहीं, कैसे होगा? बाकी तो देखो लिखते लिखते हो जाएगा आदत। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर और बैंक, वैल्यू है 2 लाख। बोलो समझ में आया एंट्री कैसे लिखना है कंबाइन करके? यस मैम। अच्छा, तो फिर सेकेंड वाला भी बताओ, ठीक है। समझ में आएगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, ठीक है, इसका एंट्री क्या होना चाहिए? पहले मुझे एक बात बोलो, अगर हम लोग मटेरियल को प्रोडक्शन के काम में भेज रहे हैं, मतलब स्टोर में मटेरियल रखा हुआ है, इसको हम लोग भेज रहे हैं फैक्ट्री में। प्रोडक्शन के यहाँ मतलब हम लोग मान लो फैक्ट्री में, यहाँ पर फैक्ट्री में धुआं निकल रहा है, काम हो रहा है, फैक्ट्री में भेज रहे हैं। तो ये एंट्री कौन करेगा? फाइनेंस बुक वाला करेगा, कॉस्ट बुक वाला करेगा, या दोनों ही करेगा? तुम लोग बताओ, नॉर्मल मतलब बेसिक सेंस से ही बताओ। कॉस्ट बुक है। हाँ, ये लोग करेंगे। फाइनेंस वाले इसका एंट्री नहीं करते। फाइनेंस वाले तो सिर्फ मटेरियल कितना परचेज हुआ उसका एंट्री करते हैं। तुम लोग इतना बचपन में फाइनल अकाउंट्स ये सब बनाए, कभी देखे हो कि मटेरियल इशू का एंट्री फाइनेंस वाला कर रहा है? नहीं करता है, वो लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। कॉस्ट वाला करेगा, क्योंकि कॉस्ट वाले को ही हिसाब रखना है कि उसने जो चीज प्रोडक्शन किया उसमें उसका कितना खर्चा हुआ। तो इसका मतलब ये एंट्री तो सिर्फ कॉस्ट वाला करेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेट तो करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि इसका तो जीरो एंट्री, इसका जो एंट्री होगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा, क्योंकि फाइनेंस वाले का तो इस केस में कोई एंट्री होगा ही नहीं। तो कॉस्ट बुक में जो एंट्री होता है वही मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब कॉस्ट बुक में एंट्री क्या होता है? तो देखो कॉस्ट बुक में एंट्री क्या होता है, इस पे तो हम लोगों ने देखो लास्ट क्लास में, मतलब जो भी हम लोगों ने लास्ट 2 क्लास किया है वहां पर तो वही पढ़ा है कि कैसे करके एंट्री होता है। हम फिर से एक बार फिर भी बता देते हैं। देखो, अगर हम लोग मटेरियल इशू कर रहे हैं, कहां पर कर रहे हैं? प्रोडक्शन के लिए। तो मटेरियल इशू करने से मटेरियल कम हो जाएगा, मटेरियल इशू करने से मटेरियल का स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। और कॉस्ट बुक वाले को मटेरियल का नाम क्या यूज करने के लिए दिया गया? मटेरियल के लिए उनको यूज करने के लिए बोला गया है स्टोर लेजर कंट्रोल। तो स्टोर लेजर कंट्रोल मतलब जब मटेरियल आ रहा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल डेबिट, मटेरियल जाएगा तो स्टोर लेजर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट होगा? जितना वैल्यू बोला है 1,50,000। तो मुझे क्रेडिट का तो पता चल गया, एंट्री क्या होना चाहिए। डेबिट में क्या होगा? अगर तुम लोग को याद है, मैंने बोला था कि अगर हम लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल को इशू करते हैं, तो उसमें हमें लिखना पड़ता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। उसका लॉजिक क्या है? जब मटेरियल हम लोग प्रोसेस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए सेंड करते हैं, तो वो प्रोसेस होना स्टार्ट होता है, और जब बन जाता है तो फिनिश गुड्स। तो फिर जब हम लोग मटेरियल को इशू कर रहे हैं, ना तो वो रॉ मटेरियल है ना तो वो फिनिश गुड्स है, दोनों के बीच में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। ये एंट्री होगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1,50,000। देखो ये नाम तो याद रखना पड़ेगा ना। देखो तुम लोग जिन्होंने क्लास किया है बोल नहीं रहे हो, देखो हम दिखाते हैं यहाँ पर हम लोग का, ये देखो यहाँ पर जैम बोर्ड में हम दिखा रहे हैं लास्ट जो हम लोगों ने इस पे, रुको दिखाते हैं। हम एक बार तुम लोग को दिखा देते हैं कि हम लोग को क्या क्या यूज करना पड़ता है नाम, ठीक है। इसके प्रीवियस वाला
जैम बोर्ड ओपन करने से ही तुम लोग को दिखेगा कि हमें ये रहा पहला क्लास का जैम। ये देखो मैंने यहाँ पर सारी चीज बताए थे, लेकिन तुम लोग काफी कम रिस्पॉन्स दे रहे हो। लास्ट क्लास में भी मैंने समरी करके बता दिया था कि किसके लिए कौन सा नाम यूज होता है। ये देखो, देखो मेटेरियल जब परचेस होगा एसएलसी टू सीएलसी, ये पूरा मैंने एक जिस्ट बना दिया था। फिर मेटेरियल इशूड टू अगर प्रोडक्शन होता है तो देखो, अगर डायरेक्ट मेटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन है तो हम लोग का एंट्री क्या होता है, डब्ल्यूआईपी डायरेक्ट के केस में। इनडायरेक्ट यानी ओवरहेड। ओवरहेड कितने तरीके का होता है, फैक्ट्री होता है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, और हम लोग का होता है अगर रिटर्न हो जाता है तो फिर रिटर्न होने से जैसे तुम लोग नॉर्मली परचेस में एंट्री करते हो, परचेस रिटर्न अगर कर देते हो तो क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न करते हो, तो यहाँ पर परचेस रिटर्न करने से एंट्री क्या होगा, क्योंकि क्रेडिटर हम लोग लिख नहीं सकते, वो पर्सनल अकाउंट है, तो सीएलसी। और जो रिटर्न हो रहा है परचेज रिटर्न की जगह एसएलसी, क्योंकि मेटेरियल परचेस होने से एसएलसी टू सीएलसी, तो मेटेरियल रिटर्न होने से जस्ट उसका रिवर्स एंट्री। ठीक है, तो ये देखो, तो इसका मतलब प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन में डायरेक्ट मटेरियल जाता है तो क्या यूज होता है, डब्ल्यूआईपी। उसका लॉजिक भी मैंने बताया, क्यों, क्योंकि काम शुरू हो जाता है उस मटेरियल से। ठीक है, इसीलिए डब्ल्यूआईपी तो स्टोर लेजर कंट्रोल होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट थर्ड नंबर पे बोला है वेजेस पेड। ठीक है, वेजेस पेड ये बोला है 30%, ब्रैकेट में दिया है इनडायरेक्ट। तो पहले देखो टोटल वेजेस पेड कितना है, 1,20,000। ठीक है, टोटल वेजेस पेड है 1,20,000, उसमें से इनडायरेक्ट का पोर्शन है 30%। अब देखो क्योंकि मैंने ये पीडीएफ जो है ओपन कर लिया है तो हम तुम लोग को यहाँ पर दिखाते हैं वेजेस पेड का एंट्री क्या होगा। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर बोलो वेजेस पेड का एंट्री कौन करेगा, कॉस्ट वाला या फाइनेंस वाला। वेजेस पेड का एंट्री कौन करेगा, कॉस्ट वाला, फाइनेंस वाला, या दोनों को ही करना चाहिए, बोलो। मैम वेजेस सैलरी ऐसे तो दोनों ही करते हैं। हाँ दोनों ही करेंगे, ठीक है, दोनों ही करेंगे। तो फाइनेंस वाला क्या एंट्री करेगा, वेजेस टू कैश या बैंक, ये तो तुम लोग को पता है। ठीक है, अच्छा लेकिन कॉस्ट वाला क्या करता है, कॉस्ट वाला देखो वो कैश नहीं लिख सकता है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला उसको नॉमिनल अकाउंट के अलावा किसी और अकाउंट को लिखने का परमिशन नहीं है। ठीक है, तो ये कैश की जगह क्या यूज करेगा, वो हमेशा रियल नॉमिनल अकाउंट की जगह सब्सटीट्यूट करने के लिए जीएलए या फिर सीएलसी का यूज करता है, जिसका पूरा नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब वेजेस के जगह वो अपना ही एक नाम यूज करता है, क्योंकि अभी तुम लोगों ने देखा नॉमिनल अकाउंट में भी उसने अलग अलग नाम यूज कर रखा है, वो नाम यूज नहीं करता है जो फाइनेंस वाला करता है। देखो मैंने यहाँ लिखा रखा है वेजेस जब पेड होता है तो वेजेस कंट्रोल नाम यूज करता है, जैसे मेटेरियल, क्योंकि देखो हर एक से मतलब जो भी सेंटेंस यूज हो रहा है उसमें नाम कंट्रोल क्यों है, क्योंकि कॉस्ट का जरूरत क्या है, कॉस्ट का जरूरत इसीलिए कि हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए। कॉस्टिंग पढ़ने का रीजन क्या है, ताकि हम लोग अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए, इसीलिए इनका जो भी अकाउंट होता है उसमें लेजर कंट्रोल नाम यूज होता है। तो ये देखो वेजेस कंट्रोल, ठीक है, ये पूरा नाम है वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए या फिर सीएलसी होगा। ठीक है, अब दोनों कर रहे हैं तो दोनों को मिला के हमें एक बना के लिखना है। तो बोलो क्या लिखना चाहिए, अभी तो मैंने दो तीन तुम लोग को रूल्स बता दिया दो तीन बार, तो अब तुम लोग मुझे बता सकते हो ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो एंट्री क्या निकल के आएगा। Wages control account to cash account. हाँ, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही बात है। देखो ये तो लिख नहीं सकते, ये डमी अकाउंट है। ठीक है, तो क्रेडिट अगर ये वाला नहीं लिख सकते तो क्रेडिट में इसको भेजो। ठीक है, अब इनसे क्रेडिट ले लिया तो ये बोलेंगे एक साथ काम करना है तो मेरे से भी तो कुछ लो, तो इन्होंने अपना वेजेस कंट्रोल दिया, तो वेजेस कंट्रोल टू कैश इस तरीके से एंट्री होगा। वेजेस कंट्रोल टू कैश 1,20,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ये वाला वेजेस कंट्रोल टू कैश। थर्ड नंबर पे आ जाएगा वेजेस कंट्रोल टू अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी लिखोगे। ठीक है, हम बैंक लिख देते, कैश भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 1,20,000 ये पेमेंट हो गया।
ये पेमेंट हुआ है। देखो हर एक चीज में क्या होता है, पहले कॉस्ट में क्या होता है, पहले पेड फिर चार्जेस। चार्ज करने का मतलब है कि प्रोडक्ट के कॉस्ट में उस खर्चे को ऐड करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चार्ज का भी बोला होगा, देखो वेजेस पेड 1,20,000। अब बता दिया 30% इनडायरेक्ट, इसमें 30% इनडायरेक्ट वेजेस है, तो इसका मतलब 70% डायरेक्ट वेजेस है। अच्छा, अब 30% का मतलब होता है 36,000, ठीक है। और यहाँ पर 70% का मतलब हो जाएगा 84,000। 70% का मतलब हो गया 84,000। अब देखो आगे क्या बोला है, वेजेस चार्ज, ठीक है, चार्ज वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन 84,000। 84,000 का वेजेस जो है चार्ज टू प्रोडक्शन है, और 36,000 भी चार्ज टू प्रोडक्शन हमें दिखाना पड़ेगा। ये मैंने पहले भी बोला हुआ है, हर एक खर्चे को हमें क्या करना है, इसको चार्ज करना है, ठीक है। तो देखो अगर मेरा डायरेक्ट वेजेस हुआ तो वो कहाँ चार्ज होता है, WIP में, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट हुआ तो इनडायरेक्ट खर्चे क्या क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट होता है, और जो हम लोगों का ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनडायरेक्ट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट होता है। लेकिन वेजेस रिलेटेड टू फैक्ट्री होगा, ठीक है, वेजेस जो है वो रिलेटेड टू फैक्ट्री होगा। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली वेजेस का पॉइंट तो नहीं आता है, वेजेस रिलेटेड टू फैक्ट्री होता है। तो हम लोग को इसको क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में चार्ज करना है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों वेजेस को हमें चार्ज करना है। डायरेक्ट वाले को WIP में चार्ज करेंगे, और जो इनडायरेक्ट है उसे फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करेंगे। रूल्स क्या है, जैसे ही खर्चे को चार्ज करेंगे खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑफ कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ राइट ऑफ लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, यहाँ बोलेंगे कि हम लोग खर्चे को जो है प्रोडक्ट में चार्ज कर रहे हैं, तो फिर खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डायरेक्ट में जब जाएगा तो फिर वो WIP होगा, और इनडायरेक्ट में जब जाएगा तो वो फैक्ट्री ओवरहेड होता है। ये देखो, ये सब मैंने समरी बनाया था और पहले समझाया भी था। ये समरी तुम लोग को लेकिन याद करना ही पड़ेगा, तभी जाके कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो 4th नंबर में हम लोग लिखेंगे, जब हम लोग का डायरेक्ट वेजेस चार्ज होगा, पहले डायरेक्ट वेजेस को करते हैं। डायरेक्ट वेजेस कितना है, 70%, यानी कि 84,000, जो कि यहाँ पर दे भी दिया है। अगर नहीं भी देता तो भी हमें करना पड़ता, ठीक है। वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन का नाम आते ही हमें याद होना चाहिए WIP, क्योंकि जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या एंट्री करना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, इसके साथ लिख सकते हो। कंट्रोल हर जगह पे ही लिखा जाता है, अगर कहीं मेरे से छूट जा रहा है तो तुम लोग जरूर लिखना, ठीक है। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट। अब ये देखो वेजेस कंट्रोल हमारा राइट ऑफ होगा, ठीक है। वेजेस कंट्रोल, ये तो हम लोगों ने इतना खर्चा पे कर दिया, अब उस खर्चे को प्रोडक्ट में हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है उसको हम लोग WIP में ऐड कर रहे हैं, जिसका वैल्यू है 84,000। और जो इनडायरेक्ट है, ठीक है, उसको कहां देना है, ओवरहेड में, क्योंकि कॉस्ट में इनडायरेक्ट का मतलब ही होता है ओवरहेड, ठीक है। देखो मैंने बेसिक का भी हम लोगों ने 2 क्लास किया लास्ट कुछ दिनों से, तो वहां पर मैंने ये सारे चीजों को एक बार डिस्कस कर ही दिया है तुम लोग को। तो फिर ओवरहेड का मतलब हो जाता है हम लोग का इनडायरेक्ट। तो ओवरहेड में हम लोग का यहाँ पर कौन सा ओवरहेड आएगा, देखो अब हमारा वेजेस चार्ज हो रहा है तो वेजेस कंट्रोल तो कम होगा ही होगा, मतलब वो खत्म होगा, ठीक है। वेजेस कंट्रोल का अकाउंट जो है वो पूरा मतलब क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहां से खर्चा इधर इधर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो अब ये पहला था 84,000 और ये बन जाएगा 36,000, ठीक है। 36,000 तो डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट पोर्शन के लिए, उसके लिए डेबिट होगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, या फिर तुम लोग इसको प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हो। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल या प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अच्छा देखो यहाँ पर वेजेस चार्ज तक हो गया। अब देखो बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकर्ड, मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है, वो भी 84 है। तुम लोग इस 84 के साथ कंफ्यूज मत हो जाओ, ये 84 था क्योंकि वो 1,20,000 का 70% के हिसाब से था, वो अलग है। अगेन एक 84,000 का एक्सपेंस दिया है, ठीक है। बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब इनकट का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस
करना, ठीक है, मतलब पेड, बेसिकली इनकट का मतलब पेड, और चार्ज का मतलब होता है मैंने तो ये खर्चा कर दिया, ठीक है, मान लो मेरा एक पेन प्रोडक्शन फैक्ट्री है, पेन बनाने का जो भी खर्चा मैंने कर दिया, अब उसको पेन के कॉस्ट में तो मुझे ऐड करना है, ऐड करने को बोलते हैं चार्ज या फिर एब्जॉर्ब, ठीक है, और इनकट का मतलब होता है वो खर्चे को पे करना। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हुआ है, तो मुझे एक चीज बताओ कि ये जो एक्सपेंस हुआ है 84,000 का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकट, इसका एंट्री कौन करेगा, कॉस्ट वाला, फाइनेंस वाला, या दोनों ही करेगा, बोलो। कॉस्ट वाला मैन्युफैक्चरिंग का करेगा। हाँ, कॉस्ट वाला करेगा, लेकिन एक चीज बताओ, ये मैन्युफैक्चरिंग करने का एक्सपेंस है, तो क्या फाइनेंस वाला एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा? मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर कुछ चीजों का खरीदना पड़ा, जैसे वो मटेरियल का रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, तो फिर वो क्या, जैसे देखो वेजेस भी तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ही था, तो यहाँ पर मुझे आइटम का नाम नहीं दिया है, लेकिन बोल रहा है ये खर्चा, तो क्या खर्चा रिकॉर्ड फाइनेंस वाला करेगा कि नहीं करेगा? मेटेरियल का खर्चा रिकॉर्ड किया, वेजेस का किया, कौन सा नहीं किया बोलो तो? खर्चे का रिकॉर्ड फाइनेंस वाला हर एक खर्चे का रिकॉर्ड कर रहा है। जब वो मेटेरियल इशू हो रहा है तब वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, जब प्रोडक्शन में चार्ज हो रहा है तब वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी सारे केसेस में तो वो रिकॉर्ड करेगा। मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस हो रहा है तो वो भी फाइनेंस वाला रिकॉर्ड करेगा। क्यों करेगा? तो मेटेरियल जैसे खरीद रहा है तो रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन मेटेरियल इशू होगा तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। वेजेस का पेमेंट हो रहा है तो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन वेजेस को चार्ज कर रहे हैं प्रोडक्शन में तब रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकर्ड मतलब पेड, जब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस पे हो रहा है तो दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग का फाइनेंस वाले क्या एंट्री करेंगे, फाइनेंस वाला एंट्री करेगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जैसे तुम लोग लिखते हो अकाउंट्स में, टू कर देगा कैश या बैंक, ठीक है, 84,000 से। कॉस्ट वाला क्या एंट्री करेगा? कॉस्ट वाला मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जब भी होता है तो उसको लिखता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल या फिर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है। या तो वो लिखता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, सेम तरीके से यूज होता है, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। टू यहाँ पर लिखेगा बैंक, तो वो लिख नहीं सकता, वो लिखेगा GLA या फिर CLC, डमी अकाउंट, ठीक है। अब दोनों को मुझे अगर कंबाइन करना है तो कंबाइन करके मुझे क्या लिखना पड़ेगा? दोनों को कंबाइन अगर मुझे करना है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, बोलो। बोलो क्या लिखना पड़ेगा? बोलो क्या लिखना पड़ेगा? बोलो कोई भी बोलो, क्या लिखना पड़ेगा? GLA या CLC तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बोलो। टू बैंक, और डेबिट में हाँ फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल, तो ये लिखो, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, 84,000। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है। यहां तक हम लोगों ने कर लिया इनकट तक, ठीक है। अब देखो बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, मतलब हम लोगों ने खर्चा तो पे किया है, कितना खर्चा पे किया है 84,000, लेकिन प्रोडक्शन में चार्ज करना पड़ रहा है कितना 92,000। अब ऐसा क्यों होता है? देखो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जितने भी ओवरहेड का खर्चा होता है ना वो हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई, मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया है, ठीक है, जिन्होंने ओवरहेड का भी किया है तो सुनोगे। देखो क्या होता है कि जब भी मान लो कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम चलता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन का काम कंप्लीट होने के बाद हम लोग थोड़ी ना प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, क्योंकि लॉट में प्रोडक्शन हो रहा है, डेली डेली फिनिश गुड्स बन रहा है। अब हम लोग बोलेंगे अभी 1 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आया, जब बिल आ जाएगा
तब बिल का अमाउंट देख के ऐड करके प्रोडक्ट के प्राइस में इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ऐड करने के बाद ही बेचना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें एस्टिमेटेड वे में क्या करना पड़ेगा, कुछ एक अमाउंट को अपना इलेक्ट्रिसिटी खर्चा मानते हुए, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस से एस्टिमेशन करके उसको मुझे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। अब जब हम एस्टिमेट करते हैं तो एस्टिमेशन मेरा कम या ज्यादा हो सकता है, तो इसीलिए देखो 84,000 का हम लोगों ने खर्चा पे किया एक्चुअली में, लेकिन मेरा ओवरहेड जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वो प्रोडक्शन में मुझे चार्ज करना पड़ा है कितना, 90, मैंने चार्ज कितना कर दिया था 92,000, जबकि मेरा एक्चुअली खर्चा कितना हुआ है 84,000, ठीक है। अब चार्ज करने का एंट्री क्या होता है, अब देखो ये जो चार्ज वाला बात है ना, ये सिर्फ जो है कॉस्ट बुक वाले करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के कॉस्ट में खर्चे को ऐड करने का काम कॉस्ट बुक वालों का होता है, मतलब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का नहीं होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन जो है उसमें कैसे एंट्री होगा, देखो गुड इवनिंग स्वर्ग। गुड इवनिंग। अच्छा देखो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो चार्ज टू प्रोडक्शन होता है ना, उसमें कैसे करके हमें ट्रीट करना पड़ेगा, देखो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो चार्ज टू प्रोडक्शन है कहाँ गया, ये देखो इनडायरेक्ट, ये देखो जब भी ओवरहेड है पेड होता है तो ओवरहेड का नाम और उसका पेमेंट का एंट्री सीएलसी टू सीएलसी या फिर जीएलए, और जब चार्ज होता है तो कहाँ एब्सॉर्ब या चार्ज या रिकवर्ड, ये तीनों में से कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, मैंने बताया था, देखो मैंने प्रोबेबली जो भी लैंग्वेज हो सकता है ना, मैंने सारा लिखा था। अगर फैक्ट्री रिलेटेड होता है तो WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड होता है तो फिनिश गुड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैंने 2 पार्ट बताया था, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो फिनिश गुड्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, अगर जनरल है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। अब ये जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था ये रिलेटेड टू फैक्ट्री था, जब पे हुआ तब ये एंट्री हुआ, लेकिन हम लोग इंटीग्रेटेड वाला कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर देखो क्या मिला, बैंक मिला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने का एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड का क्या होगा, देखो तुम लोग को यहाँ दिख रहा है WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, मैंने वो कंट्रोल पूरा नहीं लिखा है, शॉर्टकट में ये लिखा था समरी, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देखो पढ़ना तो पड़ेगा इस चैप्टर को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है नॉर्मल एंट्री तो नहीं है जो हम लोग मतलब डेली बेसिस पे यूज करते हैं, तो थोड़ा तो देखो रीड करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर एंट्री हम लोग का हो जाएगा WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। ये जो खर्चा है ये पे कर दिया, फिर इसको हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो ये डेबिट हुआ। जैसे देखो ना, जब तुम लोग अकाउंट्स में सैलरी पे करते हो तो क्या लिखते हो, सैलरी टू कैश या बैंक लिखते हो, फिर जब इसे क्लोज करते हो तो PL टू सैलरी करते हो ना, तो यहाँ पर क्लोज नहीं बोल के बोलते चार्ज करना, तो इस खर्चे को यहाँ चार्ज करना है, ठीक है, तो इस खर्चे को यहाँ पर हम लोग चार्ज कर रहे हैं। अच्छा चार्ज में अब हम लोग का ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तो जो अमाउंट दिया है वो लिख देंगे, 92,000 का यहाँ पर चार्ज किया गया है, 92,000, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ये खर्चा, कॉस्ट मतलब हम लोग का इतना खर्चा पे किया गया है, कॉस्ट का मतलब क्या है, जो पॉकेट से जो पैसा गया, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हुआ 20,000, अब ये एंट्री कौन करेगा, कॉस्ट वाला भी करेगा फाइनेंस वाला भी करेगा, क्योंकि खर्चा जब पे होता है दोनों रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट वाले क्या बोलेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू क्या हो जाएगा, टू GLA या CLC, क्योंकि ये लोग तो नॉमिनल अकाउंट ही लिखते हैं, बाकी डमी यूज करते हैं। और फाइनेंस वाले क्या बोलेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो ओवरहेड, ये वो लोग ऐसा यूज नहीं करते, कंट्रोल, ये लोग बोलेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। अब दोनों को मुझे करना है कंबाइन, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इनका तो GLA CLC नहीं लिखेंगे, तो इनका लिखेंगे टू बैंक, क्रेडिट इनसे ले लेंगे और डेबिट के लिए फिर इनका लेना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हो जाएगा। अमाउंट है 20,000, तो लिखो सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये एक्सपेंस हो गया। अब देखो हमें क्या करना है। अब हम लोग को ये वाला बोला है। नेक्स्ट देखो बोल रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का देखो। अब देखो यहाँ पर देखने से तुम लोग को पता चलेगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। देखो कोई भी ओवरहेड है पे करने से, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड टू सीएलसी, ये जो है हम लोग का कॉस्ट बुक में होता है, लेकिन हम लोग इंटीग्रेटेड कर रहे हैं तो दोनों को मिक्सड अप करके हम लोगों ने लिखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हमें एब्जॉर्ब या चार्ज करना पड़ता है तो हमें क्या लिखना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, हमें बोले या ना बोले हमें खर्चे को चार्ज करके दिखाना पड़ता है। ये देखो हमें खर्चे को चार्ज करके दिखाना पड़ता है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट इतना है, इसको प्रोडक्शन में चार्ज कितना करें। देखो जैसे यहाँ पर बोला था खर्चा इतना है, चार्ज इतना हुआ है, तो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। वेजेस के केस में देखो हम लोग का 70% और 30% के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, हम लोग को कितना चार्ज करना है एक केस में बताया। कौन से वाले केस में बताया, ये 70% यानी डायरेक्ट वाले केस में बताया, इनडायरेक्ट वाले में नहीं बताया। फिर भी हम लोगों ने चार्ज का एंट्री किया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है हमें बोले या ना बोले कॉस्ट वाले हमेशा एक्सपेंस पे करने के बाद उसको चार्ज करने का एंट्री जरूर करते। जैसे तुम लोग अकाउंट्स में खर्चा पे करने के बाद पीएल में, ट्रेडिंग में क्लोज करते ही हो, उसमें क्वेश्चन में बोलने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन को पीएल में क्लोज किया, सेम यहाँ पर भी क्लोजिंग एंट्री हमेशा बनेगा। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हमें बोला तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसको भी क्लोज करेंगे, मतलब इसको भी चार्ज करेंगे। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जब चार्ज होता है तो कहां पर जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग चार्ज करेंगे तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री हो जाएगा ऐसे, ये खर्चा मेरा राइट डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये कम हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे सैलरी क्लोज होता है तो टू सैलरी, डेबिट किसको करना है, देखो जब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का बात होता है तो डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स को करना पड़ता है, लॉजिक है। देखो जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो WIP, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है वो तो फिनिश गुड्स, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन अगर जनरल वाला होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जब हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एड ऑन हो जाता है तो वो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जनरल ये दोनों ही एक ही चीज को बताता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के केस में फिनिश गुड्स बन जाएगा, जैसे कि कॉस्ट शीट में होता है। मैंने तुम लोग को कॉस्ट शीट एक बार बताया, देखो यहाँ पर मैंने कॉस्ट शीट तुम लोग को बताया था। तो कॉस्ट शीट में जैसे होता है उसी तरीके से होता है। जैसे कॉस्ट शीट में सबसे पहले प्राइम कॉस्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मेटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिलके होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड ऐड ऑन हो जाता है तो उससे बन जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में जब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला ऐड होता है तो वो बन जाता है हम लोगों का फिनिश गुड्स, ठीक है। फिर इसमें जब हम लोग का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब इसमें हम लोगों का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड हो जाता है तो हम लोग उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। इस तरीके से होता है, उसी नाम के बेसिस पे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होने से वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट होता है। तो यहाँ पर तुम लोग को लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट। और जैसे कि मैंने बोला कि ये सिर्फ जो है कॉस्ट वाले ही इसका एंट्री करेंगे, क्योंकि चार्ज करने का काम उन्हीं का है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये 20,000 का दो एंट्री हम लोगों ने कर लिया। बोल रहे हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ उसका कॉस्ट है हम लोग का 2 लाख, ठीक है, उसका कॉस्ट है हम लोग का 2 लाख। तो इसका एंट्री कैसे होगा, तो देखो जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है तो देखो WIP मेरा फैक्ट्री है, फिनिश गुड्स मेरा जहां पर मतलब फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट का मतलब वेयर हाउस, जहां पर मेरा स्टॉक रह रहा है, ठीक है।
तो अगर मुझे यहाँ पर बोला गया है कि फिनिश गुड्स बन के रेडी है जिसका कॉस्ट है 2 लाख, मतलब फैक्ट्री से वेयर हाउस में आ गया, फैक्ट्री से प्रोडक्ट वेयर हाउस में आ गया, इसका मतलब है फैक्ट्री से चीज जो है वेयर हाउस में आ गया है। ठीक है, तो वेयर हाउस फैक्ट्री मेरा WIP है, ठीक है, नाम एंट्री के हिसाब से, और वेयर हाउस का मतलब मेरा फिनिश गुड्स कंट्रोल है। ठीक है, तो अगर फैक्ट्री से ट्रांसफर हो रहा है तो WIP पहले डेबिट हुआ था जब वहां पर काम चल रहा था, अब WIP को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि WIP से जा रहा है। ठीक है, क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर, ऐसे भी समझ सकते हो। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP। ठीक है, ये एंट्री भी कौन करेगा, ओनली कॉस्ट वाला करेगा। ठीक है, कि फैक्ट्री से, क्योंकि देखो इसमें तो कोई नया कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है, जब भी कोई पैसे कैश का आउटफ्लो होता है तो फिर फाइनेंस वाला करता है, और अगर आउटफ्लो हो चुके कैश का जो मटेरियल आया या फिर वेजेस उसका कोई यूज होता है तो फिर वो सिर्फ कॉस्ट वाला करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री ऐसे होगा, यहाँ पर एंट्री हो जाएगा। अच्छा, पहले इसमें ऐसे एंट्री कर देते हैं, देखो क्या था हम लोग का, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट। अच्छा हाँ, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट, मैंने कॉस्ट क्यों लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे देखो, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल। ठीक है, टू WIP कंट्रोल मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 2 लाख। ठीक है, मतलब मेरा फैक्ट्री से वेयर हाउस में जो है फिनिश्ड गुड्स आ गया, फैक्ट्री से वेयर हाउस में फिनिश्ड गुड्स आ गया, इसका ये एंट्री हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही फैक्ट्री से वेयर हाउस में आ जाता है उसके बाद उस पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लगता है, तो फिर यहाँ पर पहले मैंने क्यों लिखा, अब क्वेश्चन में पहले था तो मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पहले सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया था तो मैंने लिख दिया, लेकिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसके बाद ही लगना चाहिए कि मेरा पहले फैक्ट्री से वेयर हाउस में प्रोडक्ट आ गया, उसके बाद ही तो मैं एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, सेल्समैन का खर्चा, ये सब करेंगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो वही सारे खर्चे हो गए ना, अब इसके पहले दिया हुआ था तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अदरवाइज हमें नहीं लिखना पड़ता, तो इसीलिए मैंने पहले लिखा, नहीं तो ये एंट्री आगे होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था इसी वजह से मैंने इसको पहले और इसको बाद में लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे, नेक्स्ट एंट्री हम लोग का क्या हो जाएगा, अब देखो जब हम लोग का फिनिश गुड्स से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा एड ऑन हो रहा है उस पे, तो वो बन जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जब एड ऑन होता है तब क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बन जाता है। तो इसका एंट्री लिखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल 2 लाख। मतलब क्या हुआ, देखो एक्चुअली एंट्री ऐसे होना चाहिए था, ये देखो यहाँ पर हम लोगों का WIP हो गया। ठीक है, WIP से फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फिर ये वाला होना चाहिए फिनिश गुड्स कंट्रोल से WIP में आ गया, उसके बाद ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होना चाहिए। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे को हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट शीट याद करो, कॉस्ट शीट में तो पहले क्या लगेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तब तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। तो यहाँ सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ था तो उस हिसाब से हुआ। फिनिश गुड्स देखो हम लोग का फैक्ट्री से फिनिश गुड्स मतलब वेयर हाउस में आ गया, वेयर हाउस में आने के बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, अब उस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे को कहाँ क्लोज करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोज करना है। तो हम लोग का फिनिश गुड्स कितने का था, 2 लाख का था, और उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने का लगा, 20,000। तो एंट्री अगर देखोगे तो ये देखो यहाँ डेबिट 20,000, ठीक है, और यहाँ भी देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट 2 लाख, मतलब दोनों को मिक्सड अप करोगे तो 2,20,000 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने सिंगल सिंगल एंट्री लिखा, तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 2,20,000 टू फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल 2 लाख टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20,000, ऐसे करके भी कंबाइनली लिखा जा सकता है। ये वाला एंट्री और जो मैंने यहाँ पर ये वाला एंट्री लिखा ना, ये दोनों को मिला। ठीक है, ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स 2 लाख और उधर 20 था, और फिनिश गुड्स कंट्रोल 2 लाख, और यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 20,000। ठीक है, तो ये सब मिलके हम लोग का यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है 2,20,000। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है,
सेल्स, ठीक है, सेल्स का एंट्री क्या होगा? तो अब देखो सेल्स का एंट्री कॉस्ट वाले भी करेंगे, फाइनेंस वाले भी करेंगे। फाइनेंस वाले सेल्स का एंट्री क्या करते हैं? फाइनेंस वाले जब सेल करते हैं तो वो डेटर टू सेल या बैंक टू सेल्स करेंगे, डेटर टू सेल या बैंक टू सेल्स करेंगे। कॉस्ट वाले क्या लिखेंगे बोलो? डेटर तो वो लिख नहीं सकते हैं, वो उसकी जगह जीएलए या फिर सीएलसी लिखेंगे, ठीक है। और सेल्स के जगह सेल्स का बेसिकली वो लोग सेल्स ही यूज करते हैं नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा? क्रेडिट में तो दोनों ही सेल्स यूज करते हैं तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, सेल्स ही लिख लो। और डेबिट पे क्या लिखे? ये तो लिख नहीं सकते हैं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डेटर या बैंक टू सेल्स, क्योंकि कॉस्ट वाले भी सेल्स को सेल्स ही यूज करते हैं, इसमें इन्होंने कोई अपना नाम नहीं रखा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 2,90,000 का एंट्री हो जाएगा। देखो डेटर या फिर बैंक, क्योंकि हम लोग को तो बोला नहीं क्रेडिट सेल है कि कैश सेल है, ठीक है। डेटर या बैंक अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा सेल्स, टू सेल्स, ठीक है। 2,90,000 सेल्स को ये लोग सेल्स ही लिखते हैं। देखो मैंने लास्ट दिन बताया भी था तुम लोग को, समरी में भी बताया था और इसके पहले वाले क्लास में तो डिटेल्स में बताया था। ये देखो सेल्स को ये लोग भी सेल्स ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये सेल्स का एंट्री हो गया। बोल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। चलो क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है तो इसका कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, अब इसका एंट्री कौन करेगा? डेटर से पैसा मिल रहा है, इसका एंट्री सिर्फ फाइनेंस वाले करेंगे, ठीक है। कॉस्ट वाले का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो कॉस्टिंग करके दे देते हैं कि प्रोडक्ट इतने में, इतने का कॉस्ट लगा, इतने में बेच दो, इतना प्रॉफिट अगर अर्न करना है। पैसा मिलेगा तो फाइनेंस वाला ही एंट्री करेगा। तो फाइनेंस वाले का एंट्री क्या होता है? पैसा मिलने से करेगा बैंक टू डेटर, क्योंकि डेटर से मिल रहा है, बोल तो दिया, कैश सेल तो नहीं बोला है। तो बैंक टू डेटर 69,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर ये हम लोग का हो गया 69,000। अच्छा एंड लास्ट पेमेंट टू क्रेडिटर। अब क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो इसमें भी दिमाग किसको लगाना है? इसमें भी दिमाग जो है फाइनेंस वाले को ही लगाना है, कॉस्ट वाले को इससे कोई लेना देना नहीं होता है किसको क्या पेमेंट करना है नहीं करना है। तो फिर क्या एंट्री होगा? ये तुम लोग बचपन से करते हो, क्रेडिटर टू बैंक हो जाएगा, बस यही लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर टू बैंक 1,10,000। तो लिखो क्रेडिटर टू बैंक, लास्ट एंट्री क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000। तो देखो मैंने बहुत धीरे धीरे ही करवाया है, पहला बात है। दूसरा प्रीवियस वाला भी एक बार मैंने डिस्कस करके ही बता दिया, तो मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन है इस पे, इसीलिए मैंने इसको बहुत ही धीरे धीरे स्लोली करवाया है। प्रीवियस वाला बोल बोल के भी करवा दिया। तो बोलो तुम लोग को समझ में आया कैसे करके एंट्री करना पड़ेगा? बोलो समझ में आया कैसे करके एंट्री करना पड़ेगा? यस मैम। ठीक है चलो, इसी को अगर अच्छे से करोगे दिमाग में रखोगे तो कोई भी, क्योंकि देखो इसमें लगभग सारे ट्रांजैक्शन है। अब तुम लोग को सिर्फ अमाउंट चेंज करके दे देगा, नाम यही सब रहेगा, तो तुम लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो ज्यादा क्वेश्चन बड़ा बात नहीं है, एक ही क्वेश्चन को अच्छे से करोगे तो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा अब हम लोग इलास्ट्रेशन 4 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ चीफ अकाउंटेंट यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर ए मंथ्स कॉस्ट अकाउंट्स फॉर ए कंपनी व्हिच ऑपरेट्स ए बैच कॉस्टिंग सिस्टम। अब बैच कॉस्टिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि इनका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो बैच में होता है। बैच में मतलब एक आधा प्रोडक्शन, मतलब कोई पर्टिकुलर कस्टमर की डिमांड पे प्रोडक्शन जब नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। जैसे कि तुम लोग जब शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहां पर तुम लोग कुछ ना कुछ खरीद सकते हो, अपने हिसाब से जो भी ड्रेस वगैरह है खरीद सकते हो, जो भी तुम लोग को शर्ट्स चाहिए, टी शर्ट
चाहिए, जो भी चाहिए, लेकिन क्या तुम लोगों को ध्यान में रख के उन्होंने ऐसा बनाया है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई ना कोई मेजरमेंट तुम लोग का हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन बैच कॉस्टिंग का मतलब यही होता है कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर के डिमांड पे नहीं हो रहा है, एक साथ लॉट में बहुत सारा चीज जब प्रोडक्शन होता है, जैसे मार्केट में जो मेडिसिन प्रोडक्शन होता है, मार्केट में जब रोज जो ब्रेड आता है, ठीक है, तो ये सब देखोगे बैच में होता है, ठीक है। और इसमें सभी में पैकेट में देखना बैच नंबर भी लिखा हुआ रहता है। जैसे तुम लोग कोई भी मेडिसिन देखोगे, कोई भी सोप क्रीम देखोगे, सब बैच में होता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे कस्टमर का सेम टाइप का नीड्स है, ठीक है, तो उसी बेसिस पे वो बन जाता है। तो तुम लोग अगर देखोगे सोप के पीछे जो भी पैकेटिंग रहता है उसमें बैच नंबर रहेगा, और बैच नंबर देना भी जरूरी है। मान लो कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट हो गया है, बाय चांस वो डिफेक्टिव बना है, लेकिन मार्केट में वो सर्कुलेट होने के बाद लोगों को पता चला, तो कंपनी कैसे उसको विथड्रॉल करेगी? तो वो बैच नंबर बोल देती कि इस बैच नंबर के प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, ठीक है। मतलब जो भी सेलर है उनको बोल देती है, तो फिर वो बैच नंबर के प्रोडक्ट को बेचना बंद कर देते हैं, तो बैच नंबर दिया हुआ रहता है। तो बेसिकली बैच कॉस्टिंग का मतलब कुछ नहीं, बस इतना ही है कि पर्टिकुलर किसी कस्टमर के डिमांड पे नहीं बन रहा है, ठीक है। बैच में प्रोडक्शन हो रहा है, एक साथ बहुत सारा लॉट्स में प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर बैच कॉस्टिंग सिस्टम में जो है इनका जो है मतलब प्रोसेसिंग चलता है फुल्ली इंटीग्रेटेड। अब देखो दूसरा पॉइंट आ गया, अभी तो मैंने तुम लोग को क्या करवाया, अभी मैंने तुम लोग को इंटीग्रेटेड ही करवाया, हाँ अभी भी इंटीग्रेटेड करवाया, और ये वाला भी हमें बोल रहा है इंटीग्रेटेड ही बोला है, चलो बोल रहा है फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द फाइनेंशियल अकाउंट्स। मतलब ये फाइनेंस वालों के साथ मिलके काम करते हैं। द फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? बोल रहा है बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मंथ के बिगिनिंग में ये कुछ बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या क्या बैलेंस है देखो, बोल रहे हैं स्टोर लेजर कंट्रोल का बैलेंस। अब स्टोर लेजर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मेटेरियल, अभी सिखाया ना मैंने कि कॉस्ट वाले मेटेरियल को स्टोर लेजर कंट्रोल से डिफाइन करते हैं। WIP का मतलब जो वर्क इन प्रोग्रेस में जो प्रोडक्ट है। फिनिश गुड्स कंट्रोल का मतलब फिनिश गुड्स। तो अगर ध्यान से देखोगे ये तीन ही मेरा क्या है? स्टॉक है, क्योंकि मेरे पास मटेरियल का स्टॉक भी हो सकता है, मतलब रॉ मटेरियल, मेरे पास WIP का स्टॉक हो सकता है, मेरे पास फिनिश गुड्स का भी स्टॉक हो सकता है। तो ये सभी अगर स्टॉक है तो ये सभी बैलेंस मेरे क्या होंगे? डेबिट या क्रेडिट बोल सकते हो। अगर ये सब मेरा स्टॉक है तो ये सब आइटम क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट होगा? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, ठीक है। स्टॉक तो डेबिट होता है ना, एसेट है, स्टॉक तो एसेट है। अब चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे सेमी फिनिश गुड्स यानी WIP का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। प्रीवियस मंथ में हम लोगों ने प्रोडक्शन ओवरहेड को प्रीपेड किया था, उसको हम लोगों ने ब्रॉट फॉरवर्ड किया। जैसे तुम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो ना प्रीपेड का, तो वही बोला है। तो अगर प्रीपेड किया है तो ये डेबिट है कि क्रेडिट? अगर प्रीपेड किया है तो ये बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट? डेबिट बैलेंस प्रीपेड है। हाँ, डेबिट बैलेंस होगा ना। प्रीपेड तो एसेट होता है, प्रीपेड अगर एसेट होता है तो फिर डेबिट बैलेंस ही होगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ? मेटेरियल परचेज हुआ है 75,000 का, ठीक है। फिर देखो मेटेरियल इशू हुआ है प्रोडक्शन में इतना, फैक्ट्री में इतना। प्रोडक्शन में जो इशू हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, और ये लिंक करता है WIP से। और फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए अगर हम लोग कोई मेटेरियल इशू कर रहे हैं, मतलब अदर देन प्रोडक्शन अगर होता है तो फिर वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट के केस में मुझे यूज करना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, और दोनों मिला के 34। ये देखो अभी अभी मैंने तुम लोग को तो यही बताया था, देखो ना अभी यही बताया। देखो प्रोडक्शन के लिए WIP डायरेक्ट, और अगर मेरा प्रोडक्शन के अलावा कुछ और है, जैसे यहाँ पर रिपेयर्स का था, ठीक है, तो रिपेयर्स नहीं, क्या दिया था? रिपेयर्स ना मेंटेनेंस कुछ तो बोला था, मेंटेनेंस, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट होगा, तो मेंटेनेंस के लिए फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है? मेटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस, ठीक है। बैचेस का मतलब है नंबर ऑफ बैचेस में प्रोडक्शन होता है। पहले एक बैच में प्रोडक्शन हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे करके। मान लो एक बैच में 1000 पीसेस मेडिसिन बन रहा है, ठीक है, 1000 पीसेस मेडिसिन बन रहा है, फिर दूसरे बैच में 1000 पीसेस, फिर तीसरे बैच में 1000 पीसेस। तो पहले बैच में जो मेडिसिन 1000 मेडिसिन बन के निकला, उस बैच का नाम दे दिया बैच 1। फिर उसके बाद जो बना उसका नाम दे दिया, मान लो इसको दे दिया 001, उसके बाद दे दिया 002, ऐसे करके बैच नंबर डिसाइड होता है।
है। तो मेटेरियल एक बैच से दूसरे बैच में अगर ट्रांसफर होता है तो क्या इसमें हमारा एंट्री, पहला बात है देखो कहाँ होना चाहिए, कॉस्ट या फाइनेंस, कॉस्ट बुक में या फाइनेंस बुक में। तो फाइनेंस वाला इसका एंट्री कभी नहीं करेगा, क्योंकि फाइनेंस वाला सिर्फ खर्चा पेमेंट का एंट्री करता है, लेकिन जो उस खर्चे का हम लोग यूज करते हैं, जैसे मेटेरियल परचेस कर लिया, दोनों एंट्री करेंगे, लेकिन मेटेरियल इशू हुआ तो सिर्फ ये एंट्री करेंगे, क्योंकि इनको इससे कोई लेना देना नहीं, ये थोड़ी ना प्रोडक्शन का काम करते हैं। अब यहाँ पर ये इशू का एंट्री जरूर करेंगे, लेकिन इशू करने के बाद अगर एक बैच दूसरे बैच को मेटेरियल लेना देना कर रहा है, मतलब जैसे मान लो इसने मेटेरियल ए लिया था जो है स्टोर से, ठीक है, स्टोर से मेटेरियल ए लिया था इस बैच में जो प्रोडक्शन हो रहा था, बैच 1, इसको मैंने बैच 2 दे दिया। इसने मेटेरियल लिया था स्टोर से, ठीक है। अब जब स्टोर से ये मेटेरियल लिया था तब जरूर एंट्री पास हुआ होगा। कैसा एंट्री पास हुआ होगा? तब एंट्री पास हुआ होगा टू स्टोर लेजर कंट्रोल, ठीक है, मतलब मेटेरियल कम हो गया, WIP अकाउंट डेबिट, ठीक है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में ये मेटेरियल गया। अब इनके पास मान लो मेटेरियल हो गया है एक्सेस, अब ये मेटेरियल ये ट्रांसफर कर रहे हैं बैच, जो दूसरे बैच को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, इनको जरूरत था सेम टाइप ऑफ मेटेरियल, इनका बच गया, इनको ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बोलो क्या ये ट्रांसफर का इंपैक्ट लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मान लो इन्होंने 10 किलो मेटेरियल लिया था 1000 रुपीज का, तो उसका एंट्री इन्होंने कर दिया था। अब उसमें से मान लो 2 किलो मेटेरियल बच गया जो ये बैच 2 को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या नया ट्रांजैक्शन लिखना हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? क्या इससे मेरा फिर से मेटेरियल कम होगा? क्या इससे स्टोर से फिर से मेटेरियल कम होगा? দরকার আছে তো লেখার। আচ্ছা, কেন দরকার আছে বলো? আগে আমার তখনই না দরকার হবে যদি আমার মেটেরিয়ালে কিছু ইম্প্যাক্ট হয়। আমার যদি একটা ব্যাচ থেকে আরেকটা ব্যাচে আমি ট্রান্সফার করছি, তাহলে কি আমার স্টোরে কিছু ইম্প্যাক্ট পড়বে? मेरा स्टोर में कोई इम्पैक्ट आएगा? सोचो एक बार। স্টোরে ইম্প্যাক্ট পড়বে না। पड़বে ना, तो स्टोर में इम्पैक्ट नहीं आएगा ना, कैसे आएगा बोलो? स्टोर में इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि स्टोर से तो 10 किलो मेटेरियल इशू हो चुका था। अब इनके पास जो मेटेरियल था बाई चांस दूसरे बैच में प्रोडक्शन में वो काम आ जाएगा, तो वो उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो स्टोर में तो 10 किलो मेटेरियल का एंट्री हो चुका है। अब 10 से ज्यादा थोड़ी ना इशू हो रहा है, 10 में 8 इन्होंने यूज किया, 2 कोई और यूज कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने तो अपना पूरा 10 किलो का एंट्री कर रखा है, तो फिर दोबारा से एंट्री करने का कोई जरूरत नहीं है। बैच टू बैच में जब ट्रांजैक्शन होगा तो फिर वो जो है हम लोग का यहाँ पर कॉस्ट बुक में और अलग से उसका एंट्री नहीं होगा बैच टू बैच, क्योंकि कॉस्ट बुक क्या एंट्री करेगा कि मेरा कितना मेटेरियल जो है इशू हुआ। हाँ, अब इसका जो है हिसाब कौन रखेगा? इसका हिसाब जो है डायरेक्ट यहाँ कॉस्ट बुक में रखने का जरूरत नहीं होगा। जहां पर बैच कॉस्टिंग हो रहा है ना, बैच अपना देखो, ये अपना जब कॉस्ट बताएगा कि मेरे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना उसका कॉस्ट कितना है, तो वहां पर वो 8 किलो मेटेरियल का हिसाब दिखाएगा, और बैच 2 जब दिखाएगा, बैच 2 में जब कॉस्ट शीट बनेगा तो वो 2 kg मेटेरियल का कैलकुलेशन दिखाएगा। ये दोनों चीज ये लोग इंडिविजुअली जरूर मेंटेन करेंगे, लेकिन कॉस्ट बुक में तो 10 किलो का एंट्री हो गया है, तो दोबारा से इनमें करने का जरूरत नहीं होगा। बोलो ये बात समझ में आया क्यों जरूरत नहीं होगा? बोलो समझ में आया ये वाला बात? अच्छा, अब देखो टोटल वेजेस पेड, टोटल वेजेस पेड है डायरेक्ट वर्कर को इतना, इनडायरेक्ट वर्कर को इतना। तो डायरेक्ट वर्कर को जब हम लोग वेजेस पे करते हैं, वेजेस पेड जब करेंगे तो एंट्री मेरा क्या होता है? वेजेस देखो फाइनेंस वाला तो करेगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और जो कॉस्ट वाले हैं वो क्या एंट्री करेंगे? देखो वो बोलेंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू CLC या फिर GLA, ये एंट्री करेंगे, दोनों को कंबाइन करके हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन जब चार्ज होगा तो ओनली कॉस्ट वाले करेंगे, जब चार्ज होगा ओनली कॉस्ट वाले करेंगे। डायरेक्ट का चार्ज WIP में होगा, इनडायरेक्ट का चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड में करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस, ये देखो दे दिया है, ठीक है। अब देखो कितना डायरेक्ट वेजेस था 25,000, चार्ज कितना करना है 20, तो जितना बोला है उतना करेंगे। ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन होता है तो 25,000 एक्चुअली में पे हुआ, जबकि चार्ज करना पड़ा ओनली 20,000, ठीक है।
तो ये लिखना पड़ेगा चार्ज में। और यहाँ पर बोला है नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर 5000। अब ये क्या है, देखो ये जो यहाँ 20 दिख रहा है ना, 5 कम दिख रहा है, 5 यहाँ पर दिख रहा है, क्यों? देखो क्या बोला है, डायरेक्ट वर्कर का 5000, किस बात का बोल रहा है, रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम। नॉन प्रोडक्टिव टाइम का मतलब क्या है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम का मतलब है वर्कर प्रेजेंट थे फैक्ट्री में, वर्कर फैक्ट्री में ही थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा टास्क नहीं किया जो प्रोडक्टिव हो, मतलब जिससे प्रोडक्शन का काम चल रहा हो, मतलब प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, फिर भी उनको पेमेंट करना पड़ा। अब ऐसा क्यों होता है, हो सकता है कि कुछ एबनॉर्मल रीजन था, हो सकता है कुछ नॉर्मल रीजन था, ठीक है। जैसे कि मान लो नॉर्मल रूटीन वर्क भी होता है वर्कर का, जैसे मशीन को जो है सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइम जाता है, तो क्या हम लोग उनका पेमेंट को डिडक्ट कर लेंगे? मतलब अगर वर्कर आ रहा है, मशीन सेटअप कर रहा है, या फिर थोड़ा जो है अपना जो है टिफिन वगैरह कर रहा है, या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाने पे थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, मान लो फैक्ट्री के गेट से निकल के फिर दूसरे प्लेस पे जाके पहुंच रहा है, तो उसमें टाइम लग रहा है, तो ये सब क्या होता है, नॉर्मल आइडल टाइम होता है, तो उसके लिए भी हमें पेमेंट करना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि वर्कर ने टिफिन किया तो उतने टाइम का उसका पैसा काट लेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और एबनॉर्मल रीजन भी हो सकता है, जैसे मान लो मटेरियल खत्म हो गया, तो वर्कर क्या करे, वो बैठा था, प्रोडक्शन नहीं कर पाया, तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या मान लो पावर कट हो गया, तो अब इसमें वर्कर का क्या गलती है, तो उसको तो पेमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट वर्कर का इतना प्रोडक्टिव हुआ, इतना अनप्रोडक्टिव हुआ, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होगा, अब हम इसका बताते हैं। देखो डायरेक्ट वर्कर जो हम लोग का ये वाला, तो देखो हम लोग का डायरेक्ट वेजेस ये मेरा WIP में जाएगा, जो 20,000 वाला है, ठीक है। और जो मेरा इनडायरेक्ट वाला है ये वाला 5,000, ये मेरा कहां पर जाएगा, क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट तो है लेकिन WIP में नहीं जा सकता है। डायरेक्ट नॉर्मली WIP में जाएगा, लेकिन WIP में नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है, बोल तो रहा है नॉन प्रोडक्टिव, तो फिर कहां भेजे, डायरेक्ट में नहीं भेज सकते, तो फिर बचा इनडायरेक्ट, तो मुझे इसको कहां भेजना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। मुझे इसको फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली इसका जो सिस्टम है वो इनडायरेक्ट के तरह हो जाएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट के तरह होगा। अब देखो बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब है इतना खर्चा पे हुआ, तो इतना खर्चा जो पे हुआ इसका कंबाइन एंट्री हमें करना पड़ेगा। तो ये तो कॉस्ट वाले भी करेंगे, फाइनेंस वाले भी करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट वाले क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल 2 ये करेंगे GLA, और फाइनेंस वाले क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो कंट्रोल नहीं लिखते हैं, 2 कर देते हैं कैश या बैंक। अब दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ 2 कैश या बैंक लिखोगे, और यहाँ से इनका ले लेना, नहीं तो इनको बुरा लगेगा ना, देखो इनका ये तो ले नहीं सकते, फिर कुछ तो लेना पड़ेगा, नहीं तो एक साथ काम करने का क्या मतलब है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6,000। अब जैसे कि मैंने बोला इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा हर एक खर्चा। जैसे अकाउंट्स में तुम लोग क्लोज करते हो, कॉस्ट में उसे चार्ज, एब्जॉर्ब या रिकवर्ड बोलते हैं। तो कितना चार्ज होगा, क्योंकि हमें आगे कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दिया है, तो उस केस में जितना इनकर्ड उतना ही चार्ज, जितना इनकर्ड उतना ही चार्ज होगा। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अभी सिखाया, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज होता है, और चार्ज होने से ये खर्चा मेरा राइट ऑफ हो जाएगा, तो 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला एंट्री हम लोग का होगा। आफ्टर दैट बोल रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, तो प्रोडक्शन ओवरहेड अगर इनकट मतलब खर्चा पे हो रहा है, तो इसमें एंट्री क्या होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड का, देखो ये कॉस्ट वाला भी करेगा, फाइनेंस वाला भी करेगा। तो फाइनेंस देखो, कॉस्ट वाले का क्रेडिट तो 2 CLC या GLA होगा, जो हम लोग नहीं ले सकते, तो इसमें लिखेंगे हम लोग 2 बैंक, ठीक है, इसमें हम लोग लिख देंगे 2 बैंक, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इस तरीके से लिख देंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हो जाएगा 12,000 से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है, देखो फिर हमें यहाँ पर बोल रहा है कि
सेल्स 1 लाख। अच्छा, इसका चार्ज, इसका भी तो चार्ज या रिकवर्ड करना है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पे क्वेश्चन में दिखेगा कि इसका चार्ज कितना करना है ना, वो हमें बताया है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसका नहीं लिखा। ये देखो, इसका चार्ज कितना करना है बोला है। द प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, मैंने बोला ना एब्जॉर्ब्ड, रिकवर्ड या फिर क्या यूज होता है, चार्ज। देखो मैंने लिखवाया है एब्सॉर्ब्ड, चार्ज या रिकवर्ड। तो कहां पर रिकवर, कितना रिकवर करना है, 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जो कि WIP में चार्ज करना है, ये भी बता दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वैसे हमें पता है कि ये WIP में जाता है, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल या प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, सेम बात है, सेम बात है, ठीक है, कोई भी यूज करो। तो यहाँ पर ये जब चार्ज होगा तो हम लोग का कहाँ गया, ये वाला, ये रहा, ठीक है। तो ये जब चार्ज होगा तो 12,000 नहीं होगा, हमें बोला है डायरेक्ट वेजेस का 150%, डायरेक्ट वेजेस था 20,000, 20,000 का 150%, यानी ये मेरा हो जाएगा 30,000, ठीक है, इतना मुझे चार्ज करना पड़ेगा। फिर देखो मुझे बोला है सेल्स, तो सेल्स का एंट्री क्या होता है, सेल्स तो कॉस्ट वाले भी उसे सेल्स ही लिखते हैं, ठीक है। तो सेल्स है 1 लाख, तो फिर एंट्री हो जाएगा हम लोग का सेल्स अकाउंट डेबिट बोल के एंट्री हो जाएगा, सॉरी सेल्स अकाउंट डेबिट बोल रहा है। तो पहले जब सेल्स होगा, अच्छा ये जो है ना, इससे इसके पहले ना मुझे ये कॉस्ट देखना पड़ेगा। देखो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, तो जो फिनिश गुड्स सेल हुआ है उसका कॉस्ट है हम लोग का कितना, 80,000। और यहाँ पर उसके बाद भी एक पॉइंट दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ 65,000। तो ये दोनों का पहले एंट्री होना चाहिए, उसके बाद ही ये एंट्री होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग को यहाँ पर बोला है कि 65,000 का जो है स्टॉक, ये ट्रांसफर हुआ है फिनिश गुड्स में, ठीक है, मतलब फैक्ट्री से जो है वेयर हाउस में जा रहा है। तो इसका एंट्री हम लोग का क्या होना चाहिए, ये देखो जब ट्रांसफर हो रहा है तो फैक्ट्री से वेयर हाउस में जा रहा है, तो फैक्ट्री यानी WIP और वेयर हाउस यानी कि फिनिश गुड्स। देखो मैंने ये चीज भी तुम लोग को अभी भी बताया, देखो लास्ट दिन भी बताया था, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि चीज नया है ना। ये देखो ऐसे, फिनिश गुड्स वेयर हाउस फैक्ट्री मतलब WIP, ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ये देखो टू WIP। ये मेरा 65,000 का स्टॉक जो है, ये पहले हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा फिनिश गुड्स में, ठीक। फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड। अब देखो इतने का हम लोगों ने फिनिश गुड्स बनाया इस बार, लेकिन जो सेल किया उसका कॉस्ट है 80,000, ठीक है। तो जो सेल किया उसका कॉस्ट है 80,000, तो सेल करने के पहले उस पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, ठीक है, ये वाला कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। और आफ्टर दैट हम लोग ये सेल वाला एंट्री दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो अभी ऐसे इतना सारा बोलने से तो नहीं समझ में आएगा, मतलब याद नहीं रख पाओगे, हम लोग एक एक पॉइंट करके इसको करते हैं। देखो करने क्या बोला है, बोला है कि ये सारे लेजर अकाउंट बनाओ। तो फटाफट से हम लोग ये सब लेजर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टोर लेजर कंट्रोल बनाओ, WIP फिनिश गुड्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्टिंग PL। चलो ये सब अकाउंट हम लोग यहाँ पर लेजर ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी मैंने ये वाला ले लिया, ये यहीं से करते हैं। इलास्ट्रेशन 4, देखो सबसे पहले SLC अकाउंट, हम ना शॉर्ट में लिख रहे हैं तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा। स्टोर लेजर कंट्रोल, ठीक है। तो मैंने बताया भी था ये लगभग कितने लाइन का होता है, लगभग 8 लाइन का होता है। देखो मैंने ये भी बताया था कि कितना जगह रखना है, वो कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ये देखो स्टोर लेजर कंट्रोल लगभग 8 लाइन्स दोनों साइड जगह चाहिए, इतना बनना चाहिए, इतना स्पेस तुम लोग को रखना चाहिए। फिर WIP कंट्रोल, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे WIP कंट्रोल, ठीक है। WIP कंट्रोल के लिए कितना स्पेस रखोगे, देखो मैंने वो भी बताया है, WIP हम लोग का 8 लाइंस का होगा, 448, मतलब उतना जगह रखना पड़ेगा, जितना स्टोर लेजर का उतना ही लगभग WIP का होता है। अच्छा उसके बाद फिनिश गुड्स कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल हम लोग का 4 लाइन का होगा। देखो फिनिश गुड्स कंट्रोल, ये देखो 5 लाइन का, ठीक है, फिनिश गुड्स कंट्रोल। ये इसलिए लिख दिया क्योंकि वो कंफ्यूजन होता है ना, कितना जगह रखे नहीं रखे, इसको मतलब याद करने का कोई जरूरत नहीं, वो करते करते खुद ही तुम लोग को याद हो जाएगा क्या क्या पॉइंट आता है कौन से अकाउंट में। फिनिश गुड्स कंट्रोल के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल और कॉस्टिंग PL। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल ही हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल है, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल ही हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल है।
और यहाँ पर कॉस्टिंग पीरियड। और बाकी अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा लेजर ओपन करना पड़ेगा तो वो हम लोग वर्किंग नोट में ओपन करके देखेंगे ताकि तुम लोग को क्लियरली समझ में आए कि एंट्री कैसे होता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले सभी बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लेंगे। तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि सारा बैलेंस मेरा डेबिट बैलेंस है, यहां से लेके यहां तक जितना भी बैलेंस था मेरा डेबिट बैलेंस था। उसका लॉजिक भी मैंने बताया, क्योंकि ये सब मेरा स्टॉक था, स्टॉक मेरा डेबिट बैलेंस होता है, प्रीपेड भी मेरा डेबिट बैलेंस होगा, यानी सभी बैलेंस मुझे टू बैलेंस बीडी करके लिखना पड़ेगा। तो स्टोर लेजर कंट्रोल में टू बैलेंस बीडी 25,000 लिखो। एक बार डिस्कस हो गया है तो जल्दी ही बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 25,000। अच्छा फिर यहाँ पर देखो टू बैलेंस बीडी वर्क इन प्रोग्रेस में 20,000, टू बैलेंस बीडी 20,000। ठीक है, अच्छा फिर फिनिश गुड्स का 35,000, टू बैलेंस बीडी 35,000, 35,000, टू बैलेंस बीडी 35,000। अच्छा फिर देखो प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में जाएगा 3,000, ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा क्योंकि प्रीपेड था 3,000। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने पोस्ट कर लिया। अब ट्रांजैक्शन, ठीक है, हम लोग इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम करेंगे, मतलब दोनों का मिला के होना चाहिए। तो मेटेरियल परचेज हुआ, तो मेटेरियल परचेज होने से क्या होगा, दोनों का मिला के हमें लिखना है ना। तो मेटेरियल परचेज होने से एंट्री होगा एसएल स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, जो कि हम लोग कॉस्ट वालों से लेंगे, और जो हम लोग का फाइनेंस वाला है उससे टू बैंक या टू क्रेडिटर ले सकते हैं। देखो आज ही हम लोगों ने जो क्वेश्चन को भी समझ के किया उसमें तो हम लोगों ने वही पढ़ा ना, स्टोर लेजर टू क्रेडिटर या बैंक, तो वही करेंगे। देखो वो स्टार्टिंग में भी मैंने वही सिखाया था। तो कहाँ लिखना पड़ेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल में तुम लोग को लिखना पड़ेगा टू क्रेडिटर या बैंक, टू क्रेडिटर या फिर बैंक 75,000। ठीक है 75,000। अब देखो ये ना दिमाग में रखना पड़ेगा, बार बार तो लिख लिख के तुम लोग भी नहीं कर पाओगे ना, तो थोड़ा दिमाग में ही बात को सोचना पड़ेगा कि इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा, दोनों मिला के क्या होगा। फिर मेटेरियल इशूड, तो प्रोडक्शन में अब देखो अब इसमें ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है क्योंकि इशू का काम सिर्फ कॉस्ट बुक वालों का होता है। तो अगर हम लोगों का प्रोडक्शन रिलेटेड इशू है तो WIP डेबिट होगा, अगर फैक्ट्री मेंटेनेंस है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल तो हम लोगों ने लिखा नहीं लिखा है ना, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, वही तो हम बार बार बोल रहे हैं, जो फैक्ट्री है वही प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल है। तो यहाँ पर जा रहा है मेटेरियल तो ये डेबिट होगा, और जो स्टोर से मेटेरियल कम हो रहा है तो स्टोर लेजर कंट्रोल क्रेडिट होगा। तो WIP, ये देखो WIP टू SLC, फैक्ट्री ओवरहेड टू SLC, ठीक है, टू SLC। तो क्या लिखेंगे, SLC में बाई WIP बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, तो SLC में लिखेंगे बाई WIP बाई फैक्ट्री, मतलब यहाँ पर हम प्रोडक्शन नाम यूज कर रहे हैं बिकॉज हम लोग का प्रोडक्शन नाम यूज हुआ है। ये देखो हम लोग का प्रोडक्शन नाम यूज हुआ है, ये देखो प्रोडक्शन, ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्शन वाला, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे प्रोडक्शन दिया ना तो मैंने भी वही लिख दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ये डायरेक्ट के केस में होता है और ये इनडायरेक्ट के केस में होता है। अच्छा वैल्यू देखो बोल रहा है 30,000 और 4,000, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 30,000 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 4,000। अब तुम लोग को करना है क्रॉस पोस्टिंग, तो WIP में क्या लिखोगे, टू SLC ये है 30,000, ठीक है, और प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में क्या लिखोगे, टू SLC 4,000, ठीक है, टू SLC 4,000, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में लिखना है टू SLC 4,000, ठीक है, ये है इनडायरेक्ट मेटेरियल। SLC का मतलब ही मेटेरियल होता है यहाँ पर, ठीक है, और ये हो जाएगा डायरेक्ट मेटेरियल। देखो यहाँ तक एंट्री हो गया। अच्छा अब इसके बाद मेटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस, इसका कोई एंट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पे तुम लोग को देना पड़ेगा नोट, ठीक है, कि इसका कोई एंट्री नहीं होगा। तो नोट कैसे लिखेंगे, हम पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं।
देखो स्टोर से ऐसे करके दिखा देते, तुम लोग भी चाहो तो ड्रॉ करके भी दिखा सकते हो एग्जाम में। ये देखो स्टोर से मेरा कहाँ पर जा रहा है, मेटेरियल फैक्ट्री में जा रहा है, ठीक है। तो मेटेरियल फैक्ट्री में जा रहा है तो इसका एंट्री जरूर होना चाहिए, ठीक है। और मान लो फैक्ट्री से स्टोर में रिटर्न आ रहा है, ये भी तो होता है ना, रिटर्न हो गया तो भी मेरा ये है सेंड का एंट्री होना चाहिए, रिटर्न का भी एंट्री होना चाहिए। लेकिन फैक्ट्री में मान लो दो बैच है, बैच 1 और बैच 2, ठीक है। अब इन दोनों में मटेरियल का लेना देना हो रहा है तो इसका हमारा नो एंट्री होता है, ठीक है। ये नीचे की तरफ करते नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। तो देखो नो एंट्री होता है, इसमें कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे तो ये दिखाना है मेरा स्टोर से कितना इशू हुआ है, ठीक है। और इसका एंट्री कौन करता है? जब बैच कॉस्टिंग करोगे तो बैच में जरूर होगा कि इस बैच में कितना मटेरियल यूज हुआ। तो यहाँ पर लिख देते हैं मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बोथ, अच्छा बोथ नहीं, बिटवीन बैचेस ऐसे लिख देते, बिटवीन बैचेस नॉट, ऐसे लिखो नॉट इफेक्ट कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट को इंपैक्ट नहीं करता है, सो नो एंट्री, ठीक है। बाकी तुम लोग अपना लैंग्वेज यूज करके और भी अच्छे से लिख लेना, ठीक है। कि मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस ये हमारे कभी भी कंट्रोल अकाउंट को इंपैक्ट नहीं करता है, ठीक है। मटेरियल ट्रांसफर बिटवीन बैचेस नॉट अफेक्ट कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, कंट्रोल अकाउंट, सो नो एंट्री नीडेड, ठीक है। तो इसमें कोई एंट्री का जरूरत नहीं होता। एक नो बैचेस के बाद यहाँ आ जाते हैं, बोल रहा है रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर, ठीक है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट वर्कर का नॉन प्रोडक्टिव टाइम को रिकॉर्ड करना है। तो डायरेक्ट वर्कर को जो पेमेंट किया उसका तो रिकॉर्डिंग कर लिए। अब यहाँ पर जो, अच्छा ये वाला रह गया शायद, डायरेक्ट वेजेस, ये वाला रह गया, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। एक मिनट, मैंने ये वाला वेजेस कंट्रोल किया कहाँ है? मैंने आगे चला गया ये वाला, ये देखो मटेरियल ट्रांसफर टू बैचेस, ये हुआ। अब इसके बाद टोटल वेजेस पेड, ये किया नहीं हम लोगों ने, ये देखो यहाँ पर टोटल वेजेस पेड। तो वेजेस पेड का एंट्री क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट के लिए पे करो या इनडायरेक्ट के लिए, एंट्री होता है कॉस्ट वाला एंट्री करता है वेजेस कंट्रोल टू GLA या फिर CLC, ठीक है। और फाइनेंस वाला एंट्री करेगा वेजेस टू बैंक। अब दोनों को मिला के हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये तो लिखना नहीं है, वेजेस कंट्रोल टू बैंक लिखेंगे। अब वेजेस कंट्रोल का ना हमें कोई लेजर नहीं बोला है, लेकिन हम लोग वर्किंग नोट में बना लेंगे क्योंकि उसके बिना हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो एक बार वर्किंग नोट में ये बना लो वेजेस कंट्रोल को, तो हमारे लिए लिखने में आसानी रहेगा। तो दिया नहीं है, हम लोग बनाते हैं, चलो वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर बैंक हो जाएगा, ठीक है। टू बैंक, डायरेक्ट वाला भी टू बैंक, इनडायरेक्ट के केस में भी टू बैंक, इसमें तो और कुछ अलग नहीं होगा। ये पेमेंट का हो रहा है, ठीक है। तो मैंने दोनों ही लिख दिया। और अमाउंट बोला है यहाँ पर 25 और 5, ठीक है, 25,000 और 5,000, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये जैसे ही चार्ज हुआ, अब सॉरी जैसे ही इनकट हुआ, अब ये चार्ज होना चाहिए, मतलब ये क्लोज होना चाहिए। अब देखो क्लोज कैसे होगा, बोल रहा है कि जो डायरेक्ट वेजेस है वो बैच में चार्ज हुआ है, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट वेजेस जो बैच में चार्ज हुआ है मतलब प्रोडक्शन में, वो तो WIP में क्लोज होगा। और जो हम लोगों का रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर, तो डायरेक्ट वर्कर का था तो WIP में ही होना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है तो WIP में नहीं होगा। फिर मुझे इसको कहाँ देना पड़ेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल यानी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में। मैंने अभी तुम लोग को थोड़ी देर पहले बताया, फिर से बताया। अब ये हो जाएगा टू वेजेस कंट्रोल, ये भी हो जाएगा टू वेजेस कंट्रोल, क्योंकि खर्चा मैंने रिकॉर्ड किया, अब खर्चा राइट ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो फिर वेजेस कंट्रोल डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट होगा। डायरेक्ट वाला हो जाएगा बाई WIP, यहाँ पर डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट में 25 पूरा नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 20,000, और बाकी 5,000 डायरेक्ट का वो क्या हो रहा है, नॉन प्रोडक्टिव है बोल के वो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड यानी यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में चार्ज कर रहे हैं। ये हो रहा है मेरा नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है।
ये मेरा नॉन प्रोडक्टिव है, इसीलिए मुझे इसको इनडायरेक्ट दिखाना पड़ेगा, यानी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में मैंने इसको चार्ज कर दिया। तो ये सब एंट्री मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेरा मेन जो लेजर है उसमें बैंक तो नहीं है, लेकिन WIP और प्रोडक्शन ओवरहेड तो है, तो इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। इसीलिए मैंने बोला इसको वर्किंग में बनाओ ताकि क्रॉस पोस्टिंग करने में आसानी हो। तो WIP में लिखेंगे टू वेजेस कंट्रोल 20,000, WIP में लिखेंगे टू वेजेस कंट्रोल 20,000, WIP में लिखेंगे टू वेजेस कंट्रोल 20,000, टू वेजेस कंट्रोल 20,000। और जो हम लोग का ये डायरेक्ट है, और जो हम लोग का प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल है उसमें लिखेंगे टू वेजेस कंट्रोल नॉन प्रोडक्टिव टू वेजेस कंट्रोल नॉन प्रोडक्टिव, ये हम लोग का है 5,000। ठीक है, इसका मैंने कर दिया क्रॉस पोस्टिंग यहां से देख के। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्ट वेजेस चार्जेस टू बैच हो गया, नॉन प्रोडक्टिव भी हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड बोला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड। तो हम इसका भी एक जो है अकाउंट ओपन कर लेते, क्योंकि यहाँ देखो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है, ताकि क्रॉस पोस्टिंग करने में आसान हो। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रखते हैं, अभी क्लोज नहीं करेंगे, बाद में क्लोज करेंगे एक साथ। वर्किंग नोट नंबर 3, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एंट्री कैसे होगा। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जब एक्सपेंस पे होता है तो दोनों एंट्री करते हैं, कॉस्ट वाला भी करता है, फाइनेंस वाला भी करता है। फाइनेंस वाला बोलेगा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डेबिट टू कैश या बैंक बोलेगा, और कॉस्ट वाले बोलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू GLA। ठीक है, या फिर CLC। तो GLA तो यूज नहीं होगा, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश या बैंक 6,000 से ये एंट्री होगा। ठीक है, 6,000 से ये एंट्री होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसमें टू बैंक बोल के 6,000, यहाँ पर लिख दिया मैंने टू बैंक, यहाँ पर 6,000। ठीक है, ये एंट्री हो गया। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इनकर्ड वाला एंट्री या फिर पेड वाला एंट्री, पेड या इनकर्ड जो भी बोल लो। ठीक है, जैसे कि देखो हम फिर से याद दिला देते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा था, जब भी कोई ओवरहेड पे होता है, पे या फिर इसको तुम लोग इनकट भी लिख लेना। ठीक है, ये लैंग्वेज भी यूज हो रहा है ना, इनकट। तो ओवरहेड का नाम टू CLC, ये कॉस्ट वाला, लेकिन जब दोनों कंबाइन होगा तो CLC हट जा रहा है, बस इतना ही है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे मैंने बोला ये खर्चा चार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये खर्चा चार्ज होना चाहिए, तो ये खर्चा कहां पर चार्ज यानी इनकट होना चाहिए। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहां इनकट होता है, देखो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स में। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहां चार्ज होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि एंट्री क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। कितना लिखेंगे, 6,000, क्योंकि इसमें कितना चार्ज करना है वो हमें नहीं बताया, तो मैंने पूरा 6,000 ही कर दिया, कम बेसी हमें नहीं बताया। अगर बताता है तो हम लोग वो लिखते हैं। ठीक है, फिर बोला है अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, इनकर्ड मतलब अगेन पेड। अब पेड होगा तो इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, टू बैंक या कैश होगा, और जो डेबिट आइटम है वो हम लोग कॉस्ट वाला लेंगे, यानी प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल के 12,000। तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल के हम लोग का 12,000 हो जाएगा। ये देखो टू बैंक 12,000 हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 हो गया। अच्छा, अब इनकट भी तो होना चाहिए। ठीक है, इनकट भी होना चाहिए, इसका इनकट नीचे दिया हुआ था, इसका इनकट नीचे दिया था कि प्रोडक्शन ओवरहेड को कितना एब्सॉर्ब हो, इनकट हो, रिकवर्ड हो, एक ही बात है। 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस होगा। इनकट होने से, प्रोडक्शन ओवरहेड इनकट होने से कहाँ चार्ज होता है, देखो WIP में, WIP टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल या फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब एंट्री इधर आएगा, बाई साइड में आएगा ना, क्योंकि मेरा एंट्री क्या हो रहा है, देखो प्रोडक्शन कहाँ गया, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी बाय WIP होगा। तो मुझे यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में लिखना पड़ेगा बाय WIP। कितना लिखना पड़ेगा, बोला है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और डायरेक्ट वेजेस था कितना, यहां से देख लेते हैं, डायरेक्ट वेजेस था 25,000। ठीक है, तो इंटू 25,000
तो 150% ऑफ, अच्छा 25,000 तो था, लेकिन डायरेक्ट वेजेस वही लेना है जो चार्ज टू WIP हुआ है। अच्छा देखो बोला है डायरेक्ट वेजेस वही लेना है चार्ज टू WIP हुआ है, तो डायरेक्ट वेजेस टोटल तो 25,000 है, लेकिन उसमें से चार्ज टू WIP कितना हुआ है 20,000, और बाकी तो नॉन प्रोडक्टिव था बोल के प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज हुआ है। मतलब मुझे यहाँ पर 25 नहीं 20,000 लेना चाहिए, ठीक है। 25 नहीं 20,000 लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही मुझे बोला है उतना ही डायरेक्ट वेजेस लो जो WIP में चार्ज किया था। तो फिर 20,000 का 150% मेरा हो जाएगा 30,000, ठीक है 30,000 हो जाएगा। अब सिमिलरली WIP में इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 30,000, टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 30,000, ठीक है। टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल ये मेरा हो गया 30,000। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये हो गया मेरा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इनकट हो गया, चार्ज भी हो गया, ठीक है। अब बोला है सेल्स, सेल्स बोला है, फिर सेल्स का क्या एंट्री होगा, सेल बोला है 1 लाख, तो सेल का एंट्री क्या होता है, सेल्स हम लोग कहां पर लिखते हैं, देखो सेल के लिए मुझे कौन सा लेजर चाहिए होगा, देखो सेल्स ना तो स्टोर लेजर में लिख सकते हो, ना तो WIP में, ना तो फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स में हम लोग लिखते हैं वेयर हाउस का डेटा, वेयर हाउस में कभी भी सेल का डेटा नहीं रहेगा, वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट रेडी हुआ है उसका कॉस्ट रहेगा, सेल का मतलब तो इंक्लूडिंग प्रॉफिट अमाउंट हो गया। तो फिर उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कॉस्टिंग PL, ठीक है। बेचने के बाद प्रॉफिट लॉस होता है तो वो कॉस्टिंग PL में जाता है, ठीक है। तो जैसे तुम लोग ट्रेडिंग PL में बाई साइड में सेल्स लिखते हो, यहां पर भी सेम तरीके से लिख देना बाई साइड में सेल, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है 1 लाख, ठीक है। तो ये हो गया बाई सेल्स, यहाँ पर लिख देना है सिंपल कंसेप्ट कि हम लोग जैसे ट्रेडिंग PL में बाई साइड में सेल लिखते हैं यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखो ये 1 लाख लिख दिया, इसमें मैंने क्या लिखा है सेल्स बोल के, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर 1 लाख के बाद कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, जो गुड्स हम लोगों ने बेच दिया उसका कॉस्ट है बोल रहा 80,000, ठीक है। उसका कॉस्ट बोला है 80,000। तो देखो जब हम लोगों ने फिनिश गुड्स को बेचा है उसका कॉस्ट है 80,000, मतलब उस पे सारे खर्चे ऐड ऑन कर दिया होगा, फैक्ट्री का, एडमिनिस्ट्रेशन का, सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन का, सभी खर्चे ऐड कर दिए होंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर और एक अकाउंट बनाते हैं, देखो समझाने के लिए हम यहाँ पर और एक अकाउंट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, हम यहाँ पर बना रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स तो तुम लोग को समझ में आएगा, इसीलिए देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स में एक तो हम लोग लिखेंगे टू सेलिंग, ये क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है। जब हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा एड ऑन हो गया तो वो मेरा क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया। और इसके अलावा मुझे बोला है कि मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैंने सेल किया है उसका कॉस्ट था 80,000, ठीक है, उसका कॉस्ट था 80,000। तो अगर वो सेल हो गया है, सेल होने से मेरा फिनिश गुड्स कम हो जाएगा, सेल होने से मेरा फिनिश गुड्स कम होगा, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सेल होने से मेरा फिनिश गुड्स कम होगा तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट जो है वो मेरा कम हो जाएगा। मतलब मेरा यहाँ पर एंट्री क्या होगा पता है, टू ऐसे आएगा, टू फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बोल के यहाँ पर 80,000 आ जाएगा। जो स्टॉक मेरा सेल हो रहा है उसका कॉस्ट बता रहा है 80,000 है, तो फिनिश गुड्स जो सोल्ड हो गया, सोल्ड होने का मतलब ऑल एक्सपेंसेस इनकट हो चुका है, चार्ज भी हो चुका है, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल हम लोग का 80,000 यहाँ पर दिखेगा। अब ये लिखने से क्या होगा, तुम लोग का फिनिश गुड्स अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग करने में आसानी होगा। तो फिनिश गुड्स अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के हम लोग लिख पाएंगे 80,000। ये देखो यहाँ पर फिनिश गुड्स का जो अकाउंट बना था ना, यहाँ पर लिखेंगे बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये देखो बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स ये हो जाएगा
80,000, ठीक है, ये 80,000 हो जाएगा। और ये देखो मैंने एंट्री इसके पहले भी करवाया, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू, अच्छा देखो ये जो है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो तो मुझे देखो क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है यहाँ पर 6,000 इनकट किया था, करने के बाद जो कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा निकल के आया फिनिश गुड्स में, वो मेरा आ रहा है 80,000, ठीक है, वो मेरा 80,000 निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ पर मुझे ये बता रहा है कि जो स्टॉक मेरा बिकेगा उसका कॉस्ट है 80,000, ये इनकट नहीं है, बोल रहा है इतना मेरा बिका है, ठीक है, ये तो मेरा इनकट का एंट्री है, बोल रहा है इतना मेरा बिका है। मतलब ये देखो यहाँ पर देखने से तुम लोग को पता चलेगा, ये देखो सीओएस इस तरीके से आया था ना, हम यहाँ पर ही समझा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा फिनिश गुड्स जो है वो कम हो रहा है क्योंकि मैंने सेल कर दिया, ठीक है, तो कम हो रहा है, तो लास्ट खर्चा कहाँ जाके ऐड ऑन हुआ था, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो वो डेबिट होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल, ठीक है। अब ये देखो मैंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स को अलग से किया भी है ताकि समझ में आए कि मेरा इतना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकट हुआ और इतना मेरा जो फिनिश स्टॉक बिक गया उसका कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा अब देखो 80,000 के बाद बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ 65,000। अब ट्रांसफर जो हुआ है मतलब फैक्ट्री से वेयर हाउस में आया है, तो फिर फिनिश गुड्स मेरा डेबिट होगा, ये ट्रांसफर हुआ है, और 2 हो जाएगा WIP, ये पहले देना चाहिए था, ये बाद में दिया है, जो भी हो, तो पहले तो ट्रांसफर होता है फिर सेल होता है, हमें पहले सेल का वैल्यू बताया कि इतना सेल हुआ, इतने कॉस्ट का स्टॉक सेल हुआ, तो अब ट्रांसफर जब होता है तो फैक्ट्री से वेयर हाउस, ठीक है, तो फैक्ट्री से स्टॉक जा रहा है तो WIP क्रेडिट होगा, फिनिश गुड्स डेबिट होगा, ठीक है, तो हम लोग फिनिश गुड्स को डेबिट करेंगे और WIP को करेंगे क्रेडिट। ये देखो फिनिश गुड्स को करेंगे डेबिट और WIP को हम लोग करेंगे क्रेडिट, तो टू WIP कंट्रोल कितना हो जाएगा 65,000, ठीक है, और WIP में इसका क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल, बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल, बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल 65,000, ठीक है। बेसिकली सारी चीज बनने के बाद इतने का स्टॉक ट्रांसफर हुआ, पहले से इनके पास 35,000 का स्टॉक था, उसमें से इतना सेल हुआ है, इतना सेल हुआ, इसका मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर मेरा 65,000 का स्टॉक बन के रेडी हुआ और वेयर हाउस में आया तो 80,000 का स्टॉक कैसे बिक सकता है, मतलब पहले से इनके पास स्टॉक था, जो कि तुम लोग यहाँ देख सक रहे हो 35,000 का पहले से इनके पास स्टॉक था, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो ये एंट्री हो गया, अब बोल रहा है फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ द मंथ, बोल रहा है कि WIP अकाउंट में हम लोग का मंथ के एंड में ये बैलेंस दिख रहा है, मतलब क्लोजिंग वैल्यू ऑफ WIP, ठीक है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ WIP, तो WIP का ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग इधर आएगा, बाय WIP यहां पर लिख देते हैं ब्रैकेट में फिजिकल, सॉरी बाय WIP, क्या बाय बैलेंस शीट, ये गलती से WIP लिख दिया, बाय बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस, फिजिकल वैल्यू, फिजिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, देखो अगर तुम लोग कभी स्टॉक टेकिंग के बारे में पढ़े हो तो वहां पर देखोगे कि स्टॉक टेकिंग दो तरीके से होता है, एक होता है परपिचुअल और एक होता है फिजिकल, ठीक है। फिजिकल स्टॉक टेकिंग में क्या होता है ना कि जो स्टॉक टेकिंग करते हैं, ठीक है, वो जाके नॉर्मली ऑडिटर के साथ जो काम करते हैं ना उनको ये सब काम दिया जाता है नॉर्मली इंटर्नशिप में, तो उसमें क्या होता है देखो आर्टिकलशिप वगैरह में ये सब काम होता है, बाकी देखो जो भी करता हो, तो यहाँ पर होता क्या है जाके खुद से गोडाउन में हमें जो भी स्टॉक फिजिकली दिख रहा है वो 1 2 3 4 करके काउंट करना पड़ता है, ठीक है। और एक होता है पेपर वर्क, पेपर वर्क में क्या होता है कि जैसे तुम लोग कभी फीफो लीफो किए हो स्टोर लेजर, तो वहां पर मतलब देखो अगर नहीं भी किया है कोई बात नहीं, एक होता है हम लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट में सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं कि मेरे पास इतने का स्टॉक खरीदा, फिर इतने का स्टॉक इशू हुआ, तो अभी कितने का स्टॉक बचेगा, हम लोग वो देखते हैं, वो होता है मेरा नॉर्मल जो मतलब अकाउंटिंग फॉर्म में। और फिजिकल फॉर्म में होता है हम लोग जाके खुद से 1 2 3 4 करके काउंट करते हैं, पेपर में नहीं देखते, डॉक्यूमेंट में नहीं देखते हैं कि कितना स्टॉक, जैसे डॉक्यूमेंट में हम लोग बोल सकते हैं 10 किलो खरीदा था, 2 किलो यूज हुआ तो 8 किलो ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन गोडाउन में जाके फिजिकली देखते हैं कि 7 किलो है 8 किलो नहीं है, जबकि 8 किलो होना चाहिए था। अभी ऐसा कब होता है, मान लो चोरी हो गया, ठीक है, तो हो सकता है, तो ऐसा बहुत सारा रीजन हो सकता है कि हमारा जो पेपर डॉक्यूमेंट है और जो फिजिकली हम लोग देख रहे हैं दोनों में फर्क हो जाता है, ठीक है। तो जो भी हो फिजिकल काउंटिंग का मतलब है कि पेपर वर्क को नहीं देखना है, जाके फिजिकली गोडाउन में चेक करना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इनका WIP में जो स्टॉक है वो 40,000 का
है ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो इसीलिए मैंने इसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखा दिया, क्लोजिंग WIP में 40,000, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं है, अब हम लोग एक एक अकाउंट को कर सकते हैं क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जितना भी वर्किंग नोट बनाए हैं ना उसको कर लेंगे क्लोज, ठीक है। वर्किंग नोट में पहला मेरा था यहाँ पर वेजेस कंट्रोल, तो वेजेस कंट्रोल ये बन रहा है मेरा 30,000। अच्छा, ये मेरा बन रहा है इधर 25, इधर मेरा 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 5,000 के डिफरेंस को हम क्या बोल के लिखेंगे, तो देखो वेजेस मेरा कहाँ चार्ज होता है, या तो WIP में होता है या तो फिर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में होता है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट को यहाँ और डायरेक्ट का एक पोर्शन को यहाँ किया, बिकॉज ये नॉन प्रोडक्टिव था तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड में गया, लेकिन इनडायरेक्ट को तो चार्ज ही नहीं किया, इनडायरेक्ट को भी तो चार्ज करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ चार्ज होगा, वो तो प्रोडक्शन में ही होता है। ये देखो इनडायरेक्ट कहाँ चार्ज होता है, WIP, ये देखो इनडायरेक्ट कहाँ चार्ज होगा, ये रहा इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल, ये देखो वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, क्योंकि जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है वही मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट वाला। अब ये बनाने से फायदा क्या हुआ, ये बनाने से हम लोगों को ये क्रॉस पोस्टिंग करने को मिलेगा, तभी जाके वहां पर मेरा मैच होगा। तो टू वेजेस कंट्रोल 5,000 बोल के इसमें आ जाएगा, टू वेजेस कंट्रोल 5,000 बोल के, ये था नॉन प्रोडक्टिव डायरेक्ट और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, दोनों ही 5,000 है, लेकिन एक है नॉन प्रोडक्टिव डायरेक्ट और एक है मेरा इनडायरेक्ट, ठीक है। ये अकाउंट मैंने क्लोज कर लिया। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मेरा ऑलरेडी क्लोज हो ही जा रहा है 6,000 और इधर भी हो गया 6,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा यहाँ पर हो गया टोटल 86,000 का मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां पर क्लोज होता है, इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा कॉस्टिंग PL में क्लोज होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा क्लोज हो जाएगा कॉस्टिंग PL में, ठीक है। जैसे देखो हर एक खर्चा हम लोग क्या करते हैं, डेबिट फिर उसको क्रेडिट करके कैंसिल आउट करते हैं ना। तो देखो जब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड हुआ तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ, ठीक है। क्लोज कहाँ हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ क्लोज होता है, वो होता है कॉस्टिंग PL में क्लोज होता है, ठीक है। कॉस्टिंग PL में, कॉस्टिंग PL कैसा होता है, ट्रेडिंग के तरह होता है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ कॉस्टिंग PL में बैलेंस करके लिखा, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे। जो मेरा मेन यहाँ पर सोल्यूशन में मुझे कॉस्टिंग PL बनाने बोला है ना, तो यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्या है, जो तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो ना परचेज, कि मैंने इतने का स्टॉक परचेज किया और उसको इतने में सेल किया, वैसे, ठीक है। ये हम लोग का परचेज के तरह हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा 86,000 का टोटल मेरा स्टॉक का कॉस्ट है, ठीक है। उसको मैंने 1 लाख में बेचा है, ठीक है। अगर कुछ बचेगा तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा, प्लस प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ मेरा तो और कोई अकाउंट है नहीं, चलो अब यहाँ क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल को कंप्लीट करो। यहाँ पर हो गया 75 और 25, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 लाख, ठीक है। इधर भी हो गया 1 लाख, 1 लाख से 34,000 लेस करना है, तो बैलेंस आ जाता है कितना आ जाएगा, 1 लाख माइनस 34,000, तो ये हो गया 66,000, ठीक है। ये 66,000 हो गया। बाई साइड में आया तो बाई लिखेंगे, और इसको क्या लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस CD, ठीक है। इसको हम लोग बाई बैलेंस CD लिखेंगे, क्योंकि देखो इसका लॉजिक ये है कि मेरे पास इतना मेटेरियल था, उसमें से इतना मेटेरियल यूज हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने दोनों तरीके का मेटेरियल खरीदा होगा, हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होगा, डायरेक्ट भी खरीदा होगा इनडायरेक्ट भी। अब डायरेक्ट इतना यूज हुआ, इनडायरेक्ट इतना यूज हुआ, जो बच गया वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक को मैंने लिख दिया बाई बैलेंस CD। जैसे ये मुझे बैलेंस मिला था क्वेश्चन में, वैसे नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि ये मंथ वाइज था, तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा स्टोर लेजर कंट्रोल का, ठीक है। अब WIP को क्लोज करेंगे, तो WIP देखो मेरा वैसे तो बैलेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि WIP में सारे डेटा मुझे दिए हुए हैं, क्लोजिंग डेटा भी दिया है, लेकिन मिसमैच होगा। देखो कितने का मिसमैच होता है, क्यों हो रहा है वो भी बताते हैं। तो इधर 65 है, 65 प्लस 40, तो ये हो गया मेरा 65 प्लस 40, तो ये हो रहा है 105,000, ठीक है। और यहाँ पर माइनस करो, देखो कितना आता है,
माइनस ये हो गया 20, 20, 40 और ये हो गया 60, मतलब 1 लाख, मतलब -100 कर देते हैं, तो ये आ रहा है 5, ठीक है, 5000 आ रहा है, इधर 5000 का बैलेंस आ रहा है। तो देखो बैलेंस आना नहीं चाहिए, क्यों आना नहीं चाहिए, मेरे पास ओपनिंग WIP का डेटा है, WIP में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो सारा लिखा हुआ है कि मेरा कितना डायरेक्ट मटेरियल गया प्रोडक्शन होने के लिए, कितना वेजेस का चार्ज हुआ, कितना प्रोडक्शन ओवरहेड का चार्ज हुआ, कितना फिनिश गुड्स मेरा ट्रांसफर हो गया WIP से, सब लिखा हुआ है। फिर मेरे पास कितना स्टॉक बचा वो भी लिखा हुआ है। फिर ये स्टॉक क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर फिजिकल काउंट हुआ है। तो जैसे मैंने बोला कि जब फिजिकल काउंट होता है और नॉर्मल जो हमारा पेपर डॉक्यूमेंट होता है उसमें हमारा कभी कभी डिफरेंस दिख जाता है, ठीक है। तो मेरा बैलेंस किधर आ रहा है, बैलेंस मेरा इधर आ रहा है, तो मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब देखो 40,000 से इसका मतलब मेरा ज्यादा बैलेंस होगा, इसीलिए तो मेरा इधर आ रहा है, मतलब फिजिकल काउंट करके मेरा 40,000 है, लेकिन पेपर डॉक्यूमेंट बोल रहा है और भी 5,000 का मेरा स्टॉक होना चाहिए। तो ये मेरे लिए क्या है, एबनॉर्मल गेन है। तो गेन को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, पीएल में, प्रॉफिट को कहाँ दिखाते हैं, पीएल में दिखाते हैं, और यहाँ पर कॉस्टिंग पीएल में दिखाएंगे, और इसको हम लोग लिखेंगे एबनॉर्मल गेन, ठीक है, एबनॉर्मल गेन लिखेंगे। तो ये हो गया 1,05,000। देखो हम फिर से एक बार बताते हैं, मेरे पास इतने का जो है WIP में बैलेंस था, मतलब इतना सेमी फिनिश्ड गुड्स था इतने रुपए का, फिर हम लोगों ने उस पे ये और ये अमाउंट का एक्सपेंस कर दिया, ठीक है। एक्सपेंस करने के बाद वो फिनिश गुड्स बना होगा, जितना फिनिश गुड्स बना उसमें से इतना हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। अब देखो इसका टोटल कितना हो रहा है पता है, 1 लाख हो रहा है, मतलब हम लोगों ने 1 लाख का जो है प्रोडक्शन का काम किया। इस बार प्रोडक्शन जो टोटल हुआ उसमें हम लोग का 1 लाख रुपीस का एक्सपेंस हुआ, जिसमें से 65,000 का फिनिश गुड्स बना। 1 लाख में से 65,000 का फिनिश गुड्स बना, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास कितना से WIP में बचना चाहिए था, ये देखो 1 लाख माइनस 65,000, तो हमारे पास WIP में बचना चाहिए था 35,000, ठीक है। तो इनका कितना दिख रहा है, देखो इन्होंने बोला फिजिकल काउंट करके 40,000 बच रहा है, ठीक है, इस वजह से हमारा मिसमैच दिख रहा है। तो पेपर डॉक्यूमेंट के हिसाब से मतलब ये मेरा एबनॉर्मल गेन हो रहा है, देखो क्योंकि मेरा 40 दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना दिखना चाहिए 35,000। हमारा पेपर डॉक्यूमेंट क्या बोल रहा है 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए, ये बोल रहा है 40,000, तभी तो मेरा लेजर बैलेंस नहीं हो रहा है। मतलब फिजिकल काउंटिंग के हिसाब से 5,000 का स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, जबकि पेपर डॉक्यूमेंट के हिसाब से 35 होना चाहिए, लेकिन ये 40 है। अगर ये 35 हो जाता ना तो मेरा ये बैलेंस आता ही नहीं, लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं, हम लोगों ने गोडाउन में जाके देखा 35 नहीं 40 है, तो ठीक है भाई 40 लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला है। तो फिर हम यहाँ पर एबनॉर्मल गेन दिखा देंगे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि मेरे पास ज्यादा हो गया, लेकिन हाँ फिजिकल काउंट करने से कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग पेपर में जो लिख रहे हैं और फिजिकली जो गोडाउन में हो रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिफरेंस हो जाता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग का आना चाहिए था 35, लेकिन लिखा है 40, इसीलिए एबनॉर्मल गेन बोल के हम लोग ये दिखा देंगे कि एक्स्ट्रा हमारे पास 5,000 यूनिट फिजिकली चेक करने पे हमें मिला, ठीक है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा। और ये एक स्पेशल पॉइंट था, इसका पहले कभी नहीं आया ये वाला पॉइंट। अब इसको ऐड करते हैं। देखो हम लोग के पास पहले से इतने का फिनिश गुड्स था और करेंटली इतना फिनिश गुड्स, करंट मंथ में इतने का फिनिश गुड्स हमें मिला, तो हमारे पास टोटल 1 लाख का फिनिश गुड्स बना। उसमें से हम लोगों ने 80,000 का फिनिश गुड्स सेल कर दिया। ये सेल वैल्यू नहीं है, ये जो सेल किया उसका कॉस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितना स्टॉक बच रहा है उसको हम लोग बाई बैलेंस CD बोल के लिखेंगे। तो बाई बैलेंस CD बोल के आ जाएगा 20,000, तो ये हो गया 1 लाख, ठीक है, ये भी क्लोज हो गया फिनिश गुड्स कंट्रोल। अब प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में चलो, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल को देखते हैं। यहाँ पर टोटल करते हैं कितना होगा, तो इधर ही मुझे लग रहा है ज्यादा है 30,000, इधर मैंने लिख दिया 30,000। अब टोटल करते हैं 3,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000, तो ये हो गया 29 माइनस 30, बैलेंस इधर आ रहा है 1,000 का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस CD, ठीक है। ये हम लोग का हो गया 1,000, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड में 1,000 ये दिख रहा है। अब कॉस्टिंग PL में लिखना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्टिंग PL में इधर 86 है, इधर 1 लाख है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कॉस्टिंग PL में क्या लिखना पड़ेगा, देखो ये जो मेरा
एबनॉर्मल गेन यहाँ पर मैंने लिखा ना, टू कॉस्टिंग पीएल यहाँ पर लिखा, इसको मुझे क्रॉस पोस्टिंग करना पड़ेगा WIP में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाई WIP एबनॉर्मल गेन 5000, ठीक है 5000, ये मेरा एबनॉर्मल गेन है। अच्छा, अब ये जो मैंने बैलेंस लिखा है ना, इसको तुम लोग बैलेंस सीडी भी लिख सकते हो। अगर बैलेंस सीडी लिखोगे तो ये यहाँ पर क्लोज होके तुम लोग को प्रॉफिट दिखाएगा कितना है। और अगर तुम लोग इसको बैलेंस सीडी नहीं लिख के और एक चीज भी लिख सकते हो। पहला बात है कि इस अकाउंट को भी एक बार समझा देते, इस अकाउंट का मतलब क्या है। यहाँ पर मेरा आया था 30,000 मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड इनकट किया है, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब मेरा क्या है, इतना चार्ज हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने खर्चा कितना किया, यहाँ पर ये टोटल करके आया था 29,000, मतलब मेरा इनकट है 29,000 और मेरा चार्ज या रिकवर्ड है 30,000, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा ओवर एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि मैंने चार्ज कितना किया है 30,000, एस्टिमेट करके मैंने 30,000 का खर्चा लगाया, जबकि मैंने एक्चुअली में खर्चा मेरा पड़ा 29,000, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया है, ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन कर दिया, तो ओवर एब्जॉर्प्शन करने से मेरा यहाँ पर क्या होगा, देखो मेरा खर्चा क्या है, मेरा यहाँ पर मैंने 29,000 है, तो मेरा तो प्रॉफिट है ना, क्योंकि एक्चुअली तो मुझे 29,000 का खर्चा देना पड़ा, लेकिन जब एस्टिमेट किया था तो मैंने 30,000 किया था। तो इसका मतलब ऐसे केसेस में क्या होता है कि मेरा खर्चा मैंने एस्टिमेट किया था, सोचो मुझे लगा था 30 रुपीज का खर्चा होगा, लेकिन हुआ 29, तो अच्छा बात है, इसीलिए देखो इधर आ रहा है। तो इसको हम लोग कॉस्टिंग पीएल में भी दिखा सकते हैं। तो अगर तुम लोग इसको टू बैलेंस सीडी दिखाते हो तो भी करेक्ट है, अदरवाइज और एक ऑप्शन है, इसको तुम लोग ऐसे दिखा सकते हो, टू कॉस्टिंग पीएल, वो भी लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हो, टू कॉस्टिंग पीएल बोल के भी दिखाया जा सकता है, बिकॉज ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ये कॉस्टिंग पीएल अगर दिखाओगे तो फिर ये इधर क्रॉस पोस्टिंग होगा, और अगर नहीं दिखाओगे तो नहीं करना पड़ेगा। फैक्टर प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ओवर एब्जॉर्प्शन कितना हो गया 1000, ठीक है। अगर दिखाते हैं तो ये लिखेंगे, तो इसके बाद इसको जब हम लोग क्लोज करेंगे तो ये बनेगा 1,06,000, और उसमें से अगर 86,000 को हम लोग कर लेते हैं लेस, तो हम लोग का बन जाता है 1,06,000 माइनस 86, तो ये हो गया 20,000, ठीक है 20,000। अच्छा, इसको हम लोग बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये ट्रेडिंग पीएल के तरह ये हम लोग का हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट। अब तुम लोग बोलोगे अगर हम ये 1,000 नहीं दिखाएंगे तो उस केस में मेरा ये नेट प्रॉफिट तो 20,000 नहीं आएगा, अलग आएगा, ठीक है। कितना आएगा, इधर 1,000 एक्स्ट्रा है तो फिर ये इधर 21,000 हो जाएगा। तो क्या वो गलत होगा, नहीं गलत नहीं होगा। एक्चुअली ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का अलग अलग केसेस होता है। जैसे देखो, अगर ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है और वो बहुत ही मिनिमम होता है, वो ओवरहेड के चैप्टर में होता है, तो वहां पर हम लोग डिटेल्स में पढ़ते, फिर भी हम बता देते हैं। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है और वो बहुत ही मिनिमम है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग उसको, देखो हमारे लिए बेनिफिट है क्योंकि हमारा खर्चा कम पड़ा, हम लोगों ने जो एस्टिमेट किया था, तो उसको या तो कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर सकते हो, या नेक्स्ट ईयर अगर अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ तो उसके साथ सेट ऑफ कर सकते हो। अगर सेट ऑफ करना है तो बैलेंस बोल के रख दो, अगर सेट ऑफ करना है तो बैलेंस बोल के रख दो, अदरवाइज इसमें ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करोगे तो इसी बार प्रॉफिट में इंपैक्ट आ जाएगा, ठीक है। और अगर सेट ऑफ करने के लिए रखोगे, नेक्स्ट जब कभी अंडर एब्जॉर्प्शन होगा तो उसमें एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो दोनों केसेस जो है हमारा चलता है, हम लोग सेट ऑफ भी कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया। तो कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ भी किया जा सकता है कि पहले कैरी फॉरवर्ड कर दिया इस बैलेंस को, और जब जरूरत पड़ेगा तब सेट ऑफ करेंगे, यानी जब अंडर एब्जॉर्प्शन होगा तब मेरा यहाँ प्रॉफिट अलग दिखेगा। दोनों ही मेरा आंसर सेम होगा, ठीक है। दोनों केसेस में ही मतलब वैल्यू सेम नहीं होगा, दोनों ही सही आंसर होगा। ये करोगे तो भी सही है, और ये बैलेंस दिखाओगे तो यहाँ 1,000 नहीं लिखोगे तो यहाँ अलग वैल्यू आएगा, वो भी सही है, ठीक है। तो कोई दोनों में से कोई भी एक जो है अप्रोच कर सकते हैं हम लोग।
तो देखो इलास्ट्रेशन 4 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो इलास्ट्रेशन 5 है ये तुम लोग खुद से करके देखना। यहाँ कुछ अकाउंट दिया हुआ है और तुम लोग को उसको जो है पुट करना है, ठीक है। अब कौन सा मेथड बोला है नहीं बोला है उसको तुम लोग चेक करोगे तो ही पता चलेगा, ठीक है। तो हम तुम लोग को इलास्ट्रेशन 5 जो है ये होमवर्क दे रहे हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। मैम